Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine and doing well. I am your biology instructor Dr. Jamshed. आज बेटा हम जिस यूनिट को डिस्कस करने लगे हैं दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. दिस यूनिट इज एक्चुअली रिलेटिंग टू द सेल बायोलॉजी. अब देखें बेटा हमारे पास सेल बायोलॉजी या जिसे आप साइटोलॉजी भी पढ़ते हैं ये है क्या. दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज. क्लियर है बेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इस यूनिट का जो माइलस्टोन जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हमने स्टडी करनी है. तो डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इस यूनिट के अंदर हमने जनरलाइज्ड सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, कंपैरिजन डिस्कस करना है टिपिकल प्लांट और एनिमल सेल का, सेल वॉल को डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म में मौजूद जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, परऑक्सीसोम एंड ग्लाइऑक्सीसोम जिन्हें मैक्रोबॉडीज भी कहते हैं, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस. ये सारी ऑर्गेनेलीज हमने इस यूनिट के अंदर डिस्कस करनी है. और लास्ट में हमारे पास है कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. डियर स्टूडेंट्स एमटी कैट के एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक अच्छा खासा वेटेज रखता है आपके एग्जाम के अंदर. तो आपने इसे अच्छे से इस लेक्चर को सुनना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है और इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है आपने. तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की जानिब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल. अब देखिए डियर स्टूडेंट आपको पता है बेटा कि जो सेल है ये एक्चुअली क्या है. दिस इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जो लाइफ का जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सेल बनाता है वो आपके पास है. मतलब कि एक सेल पर मुश्तमिल भी बॉडी हो सकती है जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जिसके अंदर 100 ट्रिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, जो उसकी बॉडी को बना रहे हैं. तो आपने याद रखना बेटा कि बॉडी को बनाने वाला जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज सेल और ये कैरी आउट करता है ऑल द एक्टिविटीज़. ठीक है, जो हमारे पास लाइफ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं दीज आर ऑल कैन बी परफॉर्म बाय द सेल. अब देखिए अगर एक बायोलॉजिस्ट है वो सेल को और इसमें मौजूद ऑर्गेनेलीज को आइसोलेट करके उसको स्टडी करना चाहता है तो वो कैसे करेगा. तो आपने याद रखना कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए सेल में मौजूद जो उसके कंपोनेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको आइसोलेट करते हैं. ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ठीक है आइसोलेट करने का, इस प्रोसेस को कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन. अब देखिए जो सेल फ्रैक्शनेशन है इसके अंदर होता क्या है. टिश्यूज को फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजेनाइज्ड किया जाता है विद दिस हेल्प ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, या जिसे आप कह सकते हैं कि डिसरप्ट किया जाता है कि आपके पास जो टिश्यूज हैं आप उसको आप क्या करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे और एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर या कंपोजिशन के अंदर लेकर आएंगे. इसे कहते हैं होमोजेनाइज्ड करना, होमोजेनाइजेशन. ठीक है, और ग्राइंडर की मदद से आप ये करते हैं और उसके जो वेरियस पार्ट्स हैं फिर आप होमोजेनाइज्ड करने के बाद उनको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए क्या करते हैं सेपरेट करते हैं. अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पहले क्या हो जाते हैं नीचे बैठ जाते हैं, एक अलग लेयर बना लेता है. जिसकी डेंसिटी उसके बाद कम होती है ठीक है वो एक और अलग लेयर बना लेते हैं. तो इस तरह डेंसिटी ग्रेडियंट की मदद से, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से आप डिफरेंट लेयर्स के अंदर उसके ऑर्गेनेल्स को क्या करते जाते हैं सेपरेट करते जाते हैं. अब जो हमारे पास वेरियस सेलुलर पार्ट्स हैं ठीक है वो अपने साइज, वेट और डेंसिटी ऑफ द मीडियम की बेस पर, मतलब कि जो मीडियम है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने साइज, वेट और डेंसिटी की बेस पे क्या होते जाएंगे डिफरेंट लेयर्स के अंदर सेपरेट होते जाएंगे. क्लियर है बेटा ये बात. अब देखिए जब ये स्ट्रक्चर आप देख लेते हैं सेल के स्ट्रक्चर्स को कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं तो आपको पता चलता है कि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो कौन सी है, सेल वॉल है. क्लियर है बेटा. और फिर बेटा हमारे पास इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, और इसके सेंटर के अंदर एनिमल सेल में मोस्टली सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर या क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद है जो सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. तो ये तो हमारे पास एक जनरलाइज्ड सेल का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और आप उनको कैसे स्टडी कर सकते हैं. देखिए ये हमारे पास डायग्राम है सेल फ्रैक्शनेशन की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने होमोजेनाइजेशन करवानी है कि देखिए ये टिश्यूज नज़र आ रहे हैं इसको आपने होमोजेनाइज्ड करवाने के बाद देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट इनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो चुकी है. फिर आपने डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से क्या करना है इनकी डिफरेंट लेयर्स को सेपरेट करते आना है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वेट एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम. ठीक है, तो साइज, वेट और डेंसिटी ऑफ द मीडियम की बेस पर देखें हमारे पास यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है न्यूक्लियर और सेलुलर डेब्रिस है, फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर नजर आती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, दूसरी जो इंटरनल मेम्ब्रेन है उसकी लेयर नजर आती है, फिर लास्ट में आपको क्या नजर आ रहे हैं देखें पैलेट रिच इन राइबोसोम्स. ठीक है, तो ये डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर ये सेपरेट हो जाते हैं, फिर आप इनको आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं.
अब देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन टिपिकल प्लांट एंड एनिमल सेल। देखिए ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर मैंने दोनों के यहाँ दिखाया हुआ है कि एनिमल सेल कैसे नजर आते हैं और प्लांट सेल कैसे नजर आता है। बहुत सारी ऑर्गेनेलिज इनके अंदर कॉमन है, जैसा कि हमारे पास अगर हम बात करें आउटर मोस्ट बाउंड्री की, तो जो प्लांट का सेल है उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है और इनर टू द सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है, तो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। फिर इसका साइटोप्लाज्म, इन दोनों क्या है, साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलिज नजर आ रही हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस नजर आ रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है, ठीक है, गोल्गी ऑपरेटस नजर आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो इन तमाम सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो एनिमल में होते हैं, प्लांट में नहीं होते, और कुछ ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट। और वही आपने इंपॉर्टेंटली याद रखना है क्योंकि आपके एमसीक्यूज में यही चीजें पूछी जाती हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है, एक्सेप्ट कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इसी तरह आपने वो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसे स्टडी करना है। तो देखिए ये मैंने टेबुलेटेड वे में इसे डिस्क्राइब कर दिया है। अब देखें ये जो हमारे पास पहले येलो मतलब बॉक्स के अंदर जो शो किया गया है, सेल वॉल, प्लास्टिड्स और ग्लाइयोक्सिसोम्स, तो ये तीन ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, सेल वॉल, प्लास्टिड और ग्लाइयोक्सिसोम, जो एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, और प्लांट सेल के अंदर देखें ये क्या है, तीनों प्रेजेंट हैं। तो आपने याद रखना है, इन तीनों का आपने कलेक्टिवली याद रख लेना है, ठीक है। सेल वॉल, प्लास्टिड, जिसे आप क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, और ग्लाइयोक्सिसोम्स, ये तीनों बेटा एनिमल सेल में अब्सेंट होंगे और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली इसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल, जो हायर प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। फिर हमारे पास माइटोटिक अपरेटस है। एनिमल सेल के अंदर माइटोटिक अपरेटस एक्चुअली सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है, डिवाइड करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो आपने याद रखना है कि एनिमल सेल के अंदर जो माइटोटिक अपरेटस है वो सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर्स बनाते हैं, और प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते, एस्टर भी नहीं होते, जस्ट स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो मैक्रोट्यूब्यूल से ओरिजिनेट होते हैं, वो एक्चुअली उसके माइटोटिक अपरेटस को बनाते हैं। फिर अगर हम फर्क की बात करें साइटोकिनेसिस की, कि एनिमल सेल की साइटोकिनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे होती है और प्लांट सेल के अंदर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे होती है, तो आपने याद रखना है कि एनिमल सेल के अंदर फर्विंग होती है, ठीक है, इन वर्ल्ड हमारे पास पिंचिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसे फर्विंग कहते हैं। तो यहाँ साइटोकिनेसिस इनवर्ड होगी, प्लांट सेल में होती है आउटवर्ड। एक्चुअली प्लांट सेल में क्या होता है कि हमारे पास गोल्जी वेसिकल्स आती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, वो सेंटर में पहले आकर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है और फिर वो पेरिफेरी की तरफ जाती हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन की तरफ, और क्या बनाती हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट बनाती हैं। तो यहाँ पर साइटोकिनेसिस होती है आउटवर्ड विद द हेल्प ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट एक्चुअली क्या है, कलेक्शन ऑफ गोल्जी वेसिकल है। ये हम सेल डिवीजन जब पढ़ते हैं सेल के तो उसके अंदर डिस्कस करते हैं। फिर देखें तीन ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जिन्हें मैंने रेड बॉक्सेस के अंदर शो किया है, लाइसोसोम है, फ्लैजेला है, और आपके पास है फैगोसाइटोसिस। तो ये तीन ऑर्गेनेलिज हैं जो एनिमल सेल के अंदर तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये तीनों ऑर्गेनेलिज क्या होंगी, अब्सेंट। लाइसोसोम नहीं होगा तो फैगोसाइटोसिस नहीं होनी, और फ्लैजेला एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, अब्सेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस बेटा जो है आपने देखा था डायग्राम में कि एनिमल सेल में सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, और प्लांट सेल में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको पेरिफेरी के अंदर आपको पुश किया हुआ एक न्यूक्लियस नजर आता है। और वैक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो एनिमल सेल में बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है, ठीक है, रेजिडुअल वैक्यूल है। तो ये सारे हमारे पास, या टर्शरी वैक्यूल भी कहते हैं रेजिडुअल वैक्यूल को, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को। तो ये हमारे पास बहुत सारे एनिमल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट सेल की बात करें तो इसके अंदर जस्ट सिंगल एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो पुश कर देता है न्यूक्लियस को टुवर्ड्स द पेरिफेरी और टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। फिर अगर हम स्टोरेज प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि हमारे पास एनिमल सेल के अंदर स्टोरेज प्रोडक्ट्स कौन से और प्लांट के अंदर कौन से हैं, तो आपने बेटा याद रखना है एनिमल सेल, अगर हम सपोज हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे वो आखिरकार डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड के अंदर चला जाता है। अब जो इस्तेमाल होना होता है हो जाता है, बाकी स्टोर हो जाते हैं लीवर और मसल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्लियर है? तो हमारे अंदर जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, स्टोरेज शुगर है, दैट इज ग्लाइकोजन। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि वो जो शुगर इस्तेमाल करनी होती है, करने के बाद उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, स्टार्च के अंदर, जो हम खाते हैं, ठीक है।
तो एनिमल में ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोरेज प्रोडक्ट है, ठीक है, और प्लांट में कौन सी है, स्टार्च है। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टेबल है जो आप नीचे से अजबर करना है, याद रखना है। फिर मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, प्लांट में सेल वॉल, प्लास्टर और ग्लाइकोसोम प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट। एनिमल में कौन से प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स होता है, लाइसोसोम, फ्लैजेला, ठीक है, और आपके पास फैगोसाइटोसिस। ये चार चीजें एनिमल सेल में प्रेजेंट और प्लांट सेल के अंदर क्या है, एब्सेंट है। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेल वॉल। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं, ठीक है, तो सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, फंजाई सेल के अंदर और प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर। और ये जो हमारे पास सेल वॉल है, दिस इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये भी आपको पता है। अब जो प्लांट सेल की सेल वॉल है वो प्रोक्रियोटिक जो सेल वॉल है उससे मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर के एतबार से भी और केमिकल कंपोजिशन के एतबार से भी। और ये सेल वॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में बता रहा हूँ कि सेल वॉल को सेक्रीट कौन करता है। तो आपने याद रखना है, सेल वॉल इज एक्चुअली सेक्रीटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ योर सेल, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म लिविंग पोर्शन होता है सेल का, तो आपने याद रखना है कि सेल वॉल को कौन सेक्रेट करता है, प्रोटोप्लाज्म करता है। और इसकी जो थिकनेस है हर सेल के अंदर क्या करती है, वेरी करती है, डिफरेंट होती है। अब जो प्रोक्रियोटिक सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज नहीं होता। प्लांट सेल की सेल वॉल में सेलुलोज होता है, ठीक है। प्रोक्रियोटिक सेल वॉल के अंदर सेलुलोज की बजाय एक स्ट्रेंथनिंग मटेरियल है जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, जिससे म्यूरिन भी पढ़ते हैं। ये लास्ट जो एमटी कैट उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारे पास जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है इसका दूसरा नाम क्या है, तो आपने याद रखने म्यूरिन। तो पेप्टाइडो का मतलब प्रोटीन, ग्लाइकेन का मतलब शुगर। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो एक्चुअली प्रोक्रियोटिक सेल वॉल को बना रहे होते हैं, इसे सेकुलस भी हम पढ़ते हैं। जबकि फंजाई की जो सेल वॉल है इसके अंदर जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होता है जो उसकी सेल वॉल को बनाता है, दैट इज काइटिन, ठीक है। तो ये आपने याद रखने के प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज है, ठीक है। प्रोक्रियोटिक या बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन या सेकुलस है। और फंजाई की जो सेल वॉल है उसके अंदर क्या होता है बेटा, काइटिन होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, एक स्ट्रक्चर देखें तो सेल वॉल में, ठीक है, आपने याद रखना है कि इसकी जो सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स। एक आपके पास है प्राइमरी वॉल, दूसरी आपके पास है मिडल लेमिला और तीसरी आपके पास है सेकेंडरी वॉल, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल, मिडल लेमिला और सेकेंडरी वॉल। हमने देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी बनती है, ठीक है, कौन से सेल के अंदर कौन सी लेयर्स प्रेजेंट हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उनका फंक्शन क्या है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये डायग्राम आप देख लें कि ये एक न्यूली ग्रोइंग सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये आपको प्राइमरी सेल वॉल नजर आ रही है जिसके अंदर देखिए हेमीसेलुलोज भी है, पैक्टिन भी और सेलुलोज की मैक्रोफिब्रिल भी प्रेजेंट है। तो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनाते हैं प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट क्या होती है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास सपोज वन दैट कि ये इस तरह से सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं, ठीक है, इस तरह से ये आपस में पड़े हुए हैं। अब जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे वो बिल्कुल इन दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरह हमारे पास सेलुलोज मॉलिक्यूल्स परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं। इस कंडीशन को आप क्या नाम देते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, ठीक है। तो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, ठीक है, किसके अंदर, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। और प्राइमरी सेल वॉल के बाद देखिए मिडल लेमिला है। अगर एक मैच्योर सेल के अंदर देखेंगे तो हमारे पास 2 सेल वॉल के दरमियान जो होती है सेल, उसे लेयर होती है सेल वॉल की, दिस इज नोन एज मिडल लेमिला। तो देखिए ये एक सेल है, ये दूसरा, ठीक है। मिडल लेमिला के बाद आपको कौन सी सेल वॉल नजर आ रही है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। तो 2 सेल की प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान की जो लेयर होती है दिस इज नोन एज मिडल लेमिला, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि 2 जो नेबरिंग सेल्स होंगे उनकी जो प्राइमरी, देखिए दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। तो इन दोनों के दरमियान में ये जो आपको लेयर नजर आ रही होगी दिस इज नोन एज मिडल लेमिला। और मिडल लेमिला सबसे पहले बनती है, ठीक है। मिडल लेमिला के बाद आपको प्राइमरी सेल वॉल नजर आती है। प्राइमरी सेल वॉल के बाद कौन सी नजर आएगी, सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल के बाद आपको नजर आएगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपने लोकेशन याद रखनी है। 2 सेल जो आपस में एक दूसरे के साथ पड़े हैं उनके प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान मिडल लेमिला होगी। प्राइमरी सेल वॉल किसके दरमियान होगी, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है बिटवीन सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लेमिला। और सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर बेटा ये बात। तो ये आप देख लें, ये सेलुलोज फाइबर्स हैं, देखें एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं। क्लियर बेटा ये बात। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की तरफ। जो प्राइमरी सेल वॉल है मैं कह रहा हूँ ये दिस इज अ ट्रू सेल वॉल, ठीक है। ये एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सी ट्रू सेल वॉल है। तो हर एक सेल प्लांट सेल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और ये डेवलप किन के अंदर होते हैं, जो न्यूली ग्रोइंग सेल्स होती हैं, ठीक है, जो नए नए ग्रो कर रहे होते हैं सेल्स, उनके अंदर ये प्राइमरी सेल वॉल बनती है। और जो प्राइमरी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोज आर अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट।
ये मैंने बता दिया कि परपेंडिकुलरली इसके अंदर सेलुलोज मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं और साथ ही कुछ अमाउंट के अंदर पेक्टिन और हेमीसेलुलोज भी इसके अंदर क्या होती है, डिपॉजिटेड होती है। क्लियर है? तो प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। अब अगर मिडल लेमिला की बात करें तो मिडल लेमिला क्या है, इज फर्स्ट टू बी फॉर्म, सबसे पहले क्या बनती है मिडल लेमिला, किसके दरमियान, इन बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स। ठीक है, जो आपके पास नेबरिंग सेल्स होते हैं उनकी प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में पहले क्या बनेगी, मिडल लेमिला बनेगी। और मिडल लेमिला की केमिकल कंपोजिशन आपने लिख लेनी है, राइट डाउन कर लेनी है अपने नोट्स के अंदर कि ये स्टिकी, ये जेल क्या होती है, साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड पेक्टिन। ठीक है, कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स होते हैं प्लस इसके पास पेक्टिन होती है। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रख लेनी है कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिडल लेमिला, दिस इज द स्टिकी और जेल लाइक साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विद पेक्टिन। अब देखिए सेकेंडरी सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ डेड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो प्लांट के डेड सेल्स है, जस्ट लाइक दैट स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल नजर आएगी, अदरवाइज किसी और मैच्योर प्लांट सेल के अंदर ये सेकेंडरी सेल वॉल नजर नहीं आती। तो सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के इनर सरफेस पर ये सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये यूं कह लें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान में आपको सेकेंडरी वॉल नजर आएगी। ये एज कंपेयर टू प्राइमरी सेल वॉल थिक होती है, रिजिड होती है। ठीक है, और केमिकली देखें तो इसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, सिलिका, वैक्सेस, लिग्निन और क्यूटिन क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। लिग्निन जो है वो इसको मजीद क्या कर देती है, हार्ड कर देती है, लिग्निफाइड होती है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन आपने बेटा याद रख लेनी है। अब अगर फंक्शन की बात करें कि सेल वॉल कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, तो आपने याद रखना है बेटा कि सेल वॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर द प्लांट सेल, क्योंकि ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसा कि सेल की शेप है, ठीक है, तो डेफिनेट शेप जो सेल की है इट इज मेंटेन और प्रोवाइडेड बाय द सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि आपके पास आपको पता है कि इनके अंदर जो वैक्यूल होता है वो एक टर्गर प्रेशर डेवलप करवाता है। ठीक है, टर्गर प्रेशर वो प्रेशर होता है वैक्यूल के अंदर जो बेसिकली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है ऑन द सेल वॉल। ठीक है, तो अगर सेल वॉल नहीं होगी तो सेल बर्स्ट हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगी। तो जो डेफिनेट शेप है सेल की वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल वॉल। ये रिजिड होती है और ये हमारे पास जो सेल के अंदर इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको क्या देती है, प्रोटेक्शन। और दूसरी बात आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अलाउ करती है टू पास थ्रू इट। ठीक है, कुछ चीज़ उसमें से पास हो जाती है, कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारे पास सेल वॉल है इट डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर, ये किसी चीज के लिए भी बैरियर या रुकावट का काम नहीं करते। कोई भी मटेरियल आएगा इसमें से आसानी से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो इट इज फ्रीली परमिएबल। क्लियर बेटा? और सेकेंडली आपने याद रखना बेटा कि जो सेल वॉल है ये बेसिकली एपोप्लास्टिक पाथवे को मेंटेन करते हैं। जब आप ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स पढ़ते हैं तो आप डिफरेंट पाथवे पढ़ते हैं, वेक्यूलर पाथवे होता है, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो जो हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या करती है, सेल वॉल टू सेल वॉल जो हमारे पास पाथवे बनता है उसको मेंटेन करती है, उसको मतलब उसके थ्रू वाटर और डिजोल्व सॉल्ट्स की क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करवाती है। क्लियर है बेटा ये बात? अब नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट नेम है, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसका नाम जी प्लाज्मा लेमा भी है, सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी इसे पढ़ते हैं, न्यूरोलेमा भी इसे पढ़ते हैं। न्यूरोलेमा दिस इज द सेल वॉल ऑफ न्यूरॉन सेल। ठीक है, जो न्यूरॉन होता है या नर्व सेल होता है उसकी सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का न्यूरोलेमा पढ़ते हैं। इसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं, साइटो मेम्ब्रेन का भी। और जो मसल सेल होता है स्केलेटल मसल सेल, उसके अंदर इसको हम नाम देते हैं सार्कोलेमा का। क्लियर है बेटा? तो ये डिफरेंट नेम्स हैं। तो सेल मेम्ब्रेन आपको पता है आउटर मोस्ट बाउंड्री है कौन से सेल की, एनिमल सेल की। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें या बैक्टीरियल सेल या फंजाई सेल की, तो आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है और इनर टू द सेल वॉल क्या प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी बेटा, 7 नैनोमीटर थिक होती है। ये एमसीक्यूज है। और अगर आप, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, कि अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कट करते हैं, ठीक है, 2 हाफ्स के अंदर, तो उसके जो 2 हाफ्स होंगे, जो सरफेस होंगी, ठीक है, वो बेसिकली एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होगी। ठीक है, एसिमेट्रिकल होती है वो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा बात है कि हमारे पास 2 हाफ्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और नॉट आइडेंटिकल, वो एसिमेट्रिकल होते हैं। इनके जो 2 हाफ या सरफेस हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती, बल्कि क्या होंगी, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब जिनकी सिमेट्री शेप सेम ना हो। क्लियर है? ये लास्ट टाइम एमडी कैड में आया था। क्यों होती है? क्योंकि इनके हाफ्स जो होते हैं, इनकी जो आउटर और इनर सर्फेसेस होती हैं, दीज आर नॉट आइडेंटिकल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो 3 चीजें बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती हैं। नंबर 1 आपके पास प्रोटीन है, नंबर 2 बेटा आपके पास लिपिड्स हैं, और नंबर 3 आपके पास क्या है जी, कार्बोहाइड्रेट्स।
अब प्रोटीन्स जो है बेटा ये 60 to 80% बनाती हैं, लिपिड्स कितने परसेंट इसको बनाते हैं बेटा 20 to 40%, और स्मॉल अमाउंट के अंदर बेटा क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेटा ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। इनको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। तो इसकी केमिकल कंपोजिशन आपने याद रख लेनी है। अब देखें इसका जो मॉडल है, इसके जो स्ट्रक्चर को जो मॉडल एक्सप्लेन करते हैं वो दो तरह के, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है जो सबसे पहले प्रपोज किया गया, और उसके बाद आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हमने दोनों को डिस्कस करने हैं। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है दिस वाज एक्चुअली प्रेजेंटेड बाय जे डेविड रॉबर्टसन, ठीक है, इन 1959। और इस मॉडल के मुताबिक वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड जो फास्फोलिपिड की लेयर्स हैं वो दो हैं, मतलब फास्फोलिपिड बाई लेयर प्रेजेंट है, और इससे आउटर और इनर जो इसकी इनर पोर्शन होता है, ठीक है, मतलब आउटर साइड पर आउटर प्रोटीन की लेयर होगी और इनर सरफेस पर इनर लेयर ऑफ प्रोटीन होगी जो इसको कवर कर रही होती है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाय लेयर जो कि सैंडविच्ड है बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। देखें एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में देखें ये आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन है जो कि कंटिन्यूस लेयर है जो कि इस फास्फोलिपिड बाय लेयर को क्या कर रही है, ऊपर से कवर कर रही है। और अंदर से देखें इंट्रासेलुलर साइटोसोल की तरफ ये इनर लेयर ऑफ प्रोटीन है, ये ग्रीन वाली जो कंटिन्यूस है और इससे सैंडविच्ड कर रही है, ठीक है, फास्फोलिपिड बाय लेयर को। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो हमारे पास देखें फास्फो जो लिपिड्स उनकी दो लेयर हैं, तो ये फास्फोलिपिड बाय लेयर होंगे और ये सैंडविच्ड है बिटवीन आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। अब आपने एक बात याद रखनी है, ठीक है, कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो इसका सेंट्रल पोर्शन होता है ये वाला जिसपे आपको टेल्स नजर आ रही है, फास्फोलिपिड्स की जो टेल्स होती है इसके अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है, नॉन पोलर टेल होती है लिपिड्स की, दिस इज हाइड्रोफोबिक। तो सेंट्रल पोर्शन क्या है, नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। और जिसके हेड्स होते हैं बेटा उसके अंदर फास्फेट ग्रुप की वजह से चार्ज प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं पोलर, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक हेड ऑफ लिपिड्स। तो आउटर जो पोर्शंस हैं, ठीक है, हेड वाले वो हाइड्रोफोबिक है, सॉरी हाइड्रोफिलिक है, और जो सेंट्रल पोर्शन है नॉन पोलर है वो क्या हाइड्रोफोबिक है। क्लियर बेटा? ये आपने याद रख लेने कि द स्ट्रक्चर के अंदर आपको हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट नजर आएंगे, सेंट्रल नॉन पोलर पार्ट ऑफ द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोफिलिक पार्ट कहां नजर आएगा, आउटर पोलर कंपोनेंट्स ऑफ द फास्फोलिपिड, मतलब इसके जो हेड्स हैं और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन उसको दोनों साइड से कवर कर रही है। तो दरमियान वाला हाइड्रोफोबिक है और जो हमारे पास दूसरा है, ठीक है, आउटर और इनर साइड पर जो उसके हेड्स और ग्लोब्यूलर प्रोटीन बना रही है वो क्या हाइड्रोफिलिक है। अब देखें वो जो मॉडल था, ठीक है, दैट मॉडल वाज नॉट एक्यूरेट, ठीक है। बाद में एक और मॉडल प्रपोज किया गया, किसने किया, एस.जे. सिंगर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है जी.एल. निकोलसन। तो सिंगर और निकोलसन ने 1972 के अंदर एक और मॉडल प्रपोज किया फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस मॉडल का नाम रखा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये क्या मॉडल कहता है, वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रोटीन की जो लेयर थे आर नॉट कंटिन्यूस। वहां आपने देखा था कि कंटिन्यूस लेयर थी आउटर और इनर साइड पे। अब वो कहते हैं कि प्रोटीन की लेयर्स कंटिन्यूस नहीं होती और आर नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, और सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पर ही जस्ट नहीं प्रेजेंट होती, बट आर इम्बेडेड, बल्कि वो इम्बेडेड होती हैं, धसी हुई होती है इन लिपिड लेयर्स इन द मोज़ेक मैनर, पार्शियली और कंप्लीटली। देखिए आपको देखें दीज आर, ये येलो कलर के अंदर जो चीजें आपको नजर आ रही है दिस प्रोटीन, रेड कलर के अंदर देखें दिस इज द फास्फोलिपिड बाय लेयर। अब इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पर कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि देखिए कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली उसको इम्बेडेड कर रही हैं, धसी हुई हैं, ठीक है, पास कर रही है, और कुछ उसकी सरफेस पर प्रेजेंट है, पार्शियली इम्बेडेड है, ठीक है, ये देखें। तो ये हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मोज़ेक मैनर के अंदर क्या हुए हैं, इम्बेडेड है, पार्शियली और कंप्लीटली इन द फास्फोलिपिड बाय लेयर, कंटिन्यूस नहीं है और ना ही सरफेस पर कन्फाइन है। क्लियर होगी ये बात? अब कहते हैं कि हमारे पास these protein molecules may function as a gateway or charge port for the transport of material। अब देखिए अगर किसी चीज ने सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने, अंदर आने या बाहर आने, तो इन प्रोटीन चैनल या हमारे पास जो चार्ज पोर्स हैं, ठीक है, इनके थ्रू बाहर भी आ सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं, मतलब ये गेटवे प्रोवाइड कर रहे हैं, चैनल्स बनाते हैं, कैरियर प्रोटीन बनती हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट दिस इज अ मोस्ट एक्सेप्टेड वन, सबसे जो अच्छा माना जाता है, ठीक है, जो मॉडल जो असल सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है वो कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में देखें ये फास्फोलिपिड बाय लेयर है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास मोज़ेक मैनर के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इम्बेडेड हैं,
क्लियर हो गई। और साथ ही फास्फोलिपिड्स के साथ देखें ये कोलेस्ट्रॉल, ये येलो कलर के क्या है, दीज आर कोलेस्ट्रॉल्स। और फिर आपको देखें ये हमारे पास क्या नजर आ रहे हैं, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं, प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएंगे, लिपिड्स के साथ अटैच होंगे तो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे। क्लियर होगी बेटा ये बात। और नीचे देखें इनर सरफेस पर देखें आपको साइटोस्केलेटन नजर आ रहा है, दिस इज अ साइटोस्केलेटन। क्लियर है। डिफरेंट तरह की प्रोटीन है जैसे कि जो कंप्लीटली बेटा इसको इम्बीड करती हैं, पास करती हैं, ठीक है, उन प्रोटीन्स को कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। तो देख, और जो हमारे पास सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, पार्शियली इम्बेडेड होती है, उन्हें कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो दो तरह की प्रोटीन्स आपको नजर आएंगे। देखें दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन जो कंप्लीटली इम्बेडेड हो रही है, ठीक है, कंप्लीटली इसमें इसको ट्रांसमिट हो रही है, और इसे हम इंटीग्रल प्रोटीन का नाम देंगे। और जो पार्शियली इम्बेडेड है दिस इज नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन। क्लियर होगी। और ये सरफेस प्रोटीन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है। चले अब देखिए दरमियान वाला जो इसका रीजन है, दिस इज अ फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये एक लेयर है, ये दूसरी। सेंटर में हाइड्रोफोबिक रीजन होगा और बाहर की तरफ क्या होगा, हाइड्रोफिलिक रीजन होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं उनके रोल को हम देख लेते हैं कि उनका काम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फास्फोलिपिड्स की दो लेयर्स देखी थी, फास्फोलिपिड्स फॉर्म लिपिड बाइलेयर, और ये क्या करती है, फ्लूइडिटी एंड परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन को इफेक्ट करती है। देखिए फास्फोलिपिड्स के अंदर आपको पता है कि फैटी एसिड्स हैं, तो जितने ज्यादा आप फास्फोलिपिड्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बढ़ाएंगे तो वैसे ही उतना ही सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो अगर हमारे पास आपको पता है कि एक प्लांट है जो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर वाले रीजन के अंदर रहता है, सर्दियों में हमारे पास हो सकता है कि उसकी प्रोटीन्स क्रिस्टलाइज हो जाए, ठीक है, उसके जो लिपिड्स है क्रिस्टलाइज कर जाए। तो इसलिए क्या किया जाता है, ठीक है, कि उनके फास्फोलिपिड्स के अंदर अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी फ्लूइडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो एक तो लिपिड बाइलेयर को स्टेबलाइज करता है और दूसरा हमारे पास रिस्ट्रिक्ट करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर सब्सटेंसेस, ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल खुद नॉन पोलर है तो पोलर सब्सटेंसेस को उसमें से खुद में से नहीं गुजरने देता, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में से। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो कुछ प्रोटीन चैनल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल्स को, आइंस को खुद में से पास होने देती हैं ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार वो आ जा सके। कुछ प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को पकड़ती है और पकड़कर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है। और कुछ हमारे पास देखें कुछ इंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स क्या होती हैं, इंजाइम्स भी होती हैं, ठीक है, जैसे कि एडिनोलेट साइक्लेज है जो कि एटीपी को सैकरिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, कि जो प्रोटीन्स हैं वो इंजाइम भी हो सकती हैं, वो रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, वो चैनल प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, वो पंप्स भी हो सकते हैं, वो कैरियर प्रोटीन भी हो सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स की शक्ल में। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हैं दीज आर एक्चुअली सेल्फ सरफेस मार्कर, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब ऐसे होता है जिस तरह आईडी कार्ड होता है, तो इसी तरह सेल को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके पास ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो दीज आर, ठीक है, सेल सरफेस मार्कर, और ये हेल्प करते हैं इन द रिकॉग्निशन। क्लियर है ये बात। तो ये हम मजीद भी इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब देखें हमारे पास चीज़ें कैसे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाती है, कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। तो सपोज करें ये सल्यूट है, बाहर की तरफ ज्यादा है और अंदर की तरफ क्या है, कम है। क्लियर है। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो गया है। अब तो अगर ये हमारे पास सिंपली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाता है, तो इसे आप नाम देते हैं सिंपल डिफिजन का, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या सल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज सिंपल डिफिजन। और अगर यही काम वाटर करता है कि वाटर मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, या फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो फिर इस प्रोसेस को आप नाम दे देंगे ऑस्मोसिस का। और अगर वही सल्यूट, ठीक है, ये हमारे पास देखें दिस इज अ प्रोटीन चैनल, तो प्रोटीन चैनल की मदद से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आता है, तो इसे आप चैनल मीडिएटेड डिफिजन का नाम देंगे। वो सिंपल डिफिजन थी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और ये विद द हेल्प ऑफ चैनल प्रोटीन हुई है, तो दिस इज नोन एज चैनल मीडिएटेड डिफिजन। अच्छा, फिर अगर हमारे पास ये कैरियर प्रोटीन है, अगर मॉलिक्यूल बड़ा है, ठीक है, तो उसमें से मतलब क्रॉस नहीं हो पा रहा, तो ये कैरियर प्रोटीन से पकड़कर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करवाएंगे, तो इसे आप नाम देंगे कैरियर मीडिएटेड डिफिजन। तो सिंपल डिफिजन, चैनल मीडिएटेड डिफिजन और कैरियर मीडिएटेड डिफिजन, ये सारे के सारे क्या बेटा, फैसिलिटेटेड डिफिजन, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अब देखिए सिंपल डिफिजन को फैसिलिटेटेड डिफिजन का नाम नहीं दे सकते क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है। तो जहां प्रोटीन इन्वॉल्व हो वो फैसिलिटेटेड डिफिजन होती है, चाहे वो चैनल मीडिएटेड डिफिजन हो चाहे कैरियर मीडिएटेड डिफिजन। और जहां सिंपल सेल मेम्ब्रेन में से पास होकर मॉलिक्यूल आ सके उसे कहेंगे सिंपल। लेकिन ये सारी सिंपल डिफिजन, चैनल मीडिएटेड डिफिजन और कैरियर मीडिएटेड डिफिजन है क्या, ये सारी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कहीं भी कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, एटीपी यूटिलाइजर नहीं होती, चीजें मूव करती हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। हमें पता है सल्यूट एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर ज्यादा है और इंटरनल इन्वायरमेंट में कम है। तो अगर आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन चीजों को मूव करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप प्रोटीन, तो दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ क्या इस्तेमाल होती है, एनर्जी लगेगी अगर मॉलिक्यूल को आप मूव करवाएंगे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास इंडोसाइटोसिस है। इंडोसाइटोसिस का मतलब है हमारे पास इनगल्फिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन किसी चीज को इनगल्फ कर लेती है, किसी भी मॉलिक्यूल को। अब ये दो तरह की होती है, फैगोसाइटोसिस और क्या आपके पास पिनोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस क्या है, इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल, कि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल को आप इनगल्फ करके लेकर आ रहे हैं तो ये फैगोसोम या फूड वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहेंगे। और अगर हमारे पास पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि लिपिड ड्रॉपलेट्स को आप इनगल्फ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, लिपिड है फ्लूइड ड्रॉपलेट्स हैं, सॉरी मैंने लिपिड ड्रॉपलेट कह दिया था, दिस इज फ्लूइड ड्रॉपलेट, ठीक है। तो अगर कोई फ्लूइड है या फ्लूइड ड्रॉपलेट्स हैं, उसकी इनगल्फिंग हो रही है, वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सेल, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस का नाम देंगे। अब चाहे फैगोसाइटोसिस हो चाहे पिनोसाइटोसिस है, इन दोनों को हम इंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं। और अगर सेल से बाहर कोई चीज जाती है तो उसे कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है। अब हमारे पास रिसेप्टर मीडिएट इंडोसाइटोसिस भी होते हैं कि मॉलिक्यूल्स आते हैं अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, और रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है, फिर उनको बाहर से अंदर की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। ये कोटेड वेसिकल्स बन जाते हैं, कोटेड पिट्स होती हैं, फिर बाद में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के साथ रिसेप्टर्स भी आ जाते हैं अंदर, ठीक है, कोटेड पिट्स भी अंदर आ जाते हैं, जिन्हें कोटेड प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये कोटेड वेसिकल बन जाते हैं, इसे कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। कि जो मॉलिक्यूल अंदर आना चाहते हैं सबसे पहले वो कहाँ अटैच होगा, रिसेप्टर पर, फिर रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के साथ ही अंदर आ जाएंगे और एक वेसिकल बना लेंगे। क्लियर है। तो दिस इज नोन एज रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। क्लियर। तो फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस, दीज आर टाइप ऑफ इंडोसाइटोसिस, ठीक है। इसी तरह एक्सोसाइटोसिस भी होती है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब चाहे इंडोसाइटोसिस है चाहे एक्सोसाइटोसिस है, दोनों एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हैं, आपको यहाँ एटीपी लगानी ही पड़ेगी। तो चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या इंडोसाइटोसिस हो या एक्सोसाइटोसिस हो, दीज आर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये बेसिकली एटीपी को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अब देखें हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म हम पढ़ भी चुके हैं। एक तो आपने याद रखना है सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, कि ये कुछ सब्सटेंसेस को खुद में से पास होने देगी और कुछ को नहीं होने देगी। अब किन को आसानी के साथ पास होने देती है, जो लिपिड सोलुबल होते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली फास्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो लिपिड सोलुबल सब्सटेंसेस कैन इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर हो गया या ग्लूकोज हो गया, ये चूंकि न्यूट्रल होते हैं, ये भी हमारे पास आसानी के साथ सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन अगर कोई आयन है जिस पर कोई चार्ज है, ठीक है, या कोई चार्ज पार्टिकल्स है, दे विल हैव टू फेस डिफिकल्टी इन द क्रॉसिंग, ठीक है। तो फिर उनको क्रॉस करने में डिफिकल्टी को फेस करना पड़ेगा, आसानी के साथ नहीं क्रॉस होंगे। फिर उनके लिए हमें क्या लेकर आने पड़ेंगे, प्रोटीन चैनल लेकर आने पड़ेंगे या मीडिएटेड प्रोटीन्स लेकर आनी पड़ेंगी। क्लियर है बेटा ये बात। अब देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या फ़र्क है वो हम देख लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको पता है ये लो कंसंट्रेशन से कहाँ होगी, हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगी। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, दिस इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसकी तरफ होती है, दिस इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये हमेशा लो कंसंट्रेशन के से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट को डाउन हिल मूवमेंट का नाम भी देते हैं, जैसे कि पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ऊंचाई से गहराई की तरफ, दिस इज डाउन हिल मूवमेंट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि लो से हाई की तरफ होती है तो इसे अप हिल मूवमेंट का नाम देते हैं। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें कहीं आप एटीपी यूज नहीं करते, दिस इज डन विदाउट द यूज ऑफ सेल एनर्जी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को लाजमी क्या देनी पड़ेगी, एटीपी देनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ आपको सेल एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कॉमन से डिफरेंसेस हैं बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास देखें डिफ्यूजन क्या। मैंने कहा था कि अगर आपका मूवमेंट करवा रहे हैं सल्यूट मॉलिक्यूल की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। जैसे कि रेस्पिरेटरी गैसेस की डिफ्यूजन होती है, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड की तरफ आती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स की तरफ जाती है, तो दिस इज अ सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अगर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो रही है अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल, दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, जिसमें कोई चीज हेल्प करे डिफ्यूज करने में, जैसे कि प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट चीजों को पास आउट होने में हेल्प करते हैं सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए। तो इट इज अ टाइप ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट इन विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। अभी मॉलिक्यूल ने मूव करने हाई से लो
कंसंट्रेशन की तरफ, पैसिव ट्रांसपोर्ट है लेकिन किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हमने पढ़ ली है कि अगर सेल किस चीज को अंदर लेकर आ रहा है, ठीक है, बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज इंडोसाइटोसिस, और अगर बाहर लेकर जा रहा है दिस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस के जरिए सेल मेम्ब्रेन कम होती है और एक्सोसाइटोसिस के जरिए सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इनटेक ऑफ मटेरियल अलोंग द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, दिस इज नोन एज इंडोसाइटोसिस। और अगर आप इनटेक करवा रहे हैं मटेरियल का इन सॉलिड फॉर्म, दिस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। और अगर इनटेक करवा रहे हैं फ्लूइड फॉर्म के अंदर, दिस इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। क्लियर है बेटे बात। अब देखें हमारे पास कुछ ऐसे और भी फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है सेल्स इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट बाय कंट्रोलिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल। तो एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, मुसलसल इंटरेक्शन में रहती है कि कौन सी चीज ने बाहर आना है और कौन सी चीज ने अंदर जाना है, ताकि उनका जो ग्रेडियंट है आउटसाइड ऑफ द सेल और इनसाइड ऑफ द सेल वो मेंटेन हो सके। और सेकेंडली बेटा ये ट्रांसपोर्ट करवाती है, ठीक है, मतलब अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर, ठीक है। अब देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों हो रही है, अगर कोई चीज सेल को चाहिए तो वो बाहर से लेगा थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर कोई चीज एक्सक्रीट करनी है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वेस्ट सब्सटेंसेस या वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से गुजारना पड़ेगा। और इसके अलावा ये कुछ सेक्रीट मतलब कि सेल है उसने एंजाइम बनाया, हार्मोन बनाया है जिसने सेल के बाहर जाना है, तो उसको भी सेक्रीट करने के लिए आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हेल्प करती है टू जनरेट एनी ग्रेडियंट एसेंशियल फॉर द नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटीज। अब देखिए नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन न्यूरॉन के थ्रू होती है, ठीक है, नर्व सेल के थ्रू, ठीक है, और मसल्स डीपोलराइज होती हैं, उनमें से भी हमारे पास नर्व इम्पल्स गुजरती है ताकि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सके। तो वहां पर जो आइंस का एक स्पेसिफिक ग्रेडियंट की जो मेंटेनेंस है वो कैसे होती है कि बाहर सोडियम ज्यादा रखा जाता है और अंदर पोटेशियम ज्यादा रखा जाता है, ये किसकी मदद से, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक वोल्टेज, एक पोटेंशियल को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस। और सेकेंडली ये हमारे पास सूटेबल जो पीएच होती है सेल के अंदर, ठीक है, बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटॉन आयन, ठीक है, इनसाइड द सेल, ठीक है। सेल के अंदर ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके पीएच को भी क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। क्लियर बेटा ये बात, ताकि उस सेल के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो अपनी ऑप्टिमम पीएच पर काम कर सके। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन ज्यादा अंदर चले जाते हैं तो पीएच उसकी बेसिक हो जाएगी, और हाइड्रोजन आयंस बाहर चले जाती हैं तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी, ज्यादा बेसिक। तो अगर ऑप्टिमम पीएच डिस्टर्ब हो गई तो एंजाइम काम करना छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास साइटोप्लाज्म है। तो अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो आपने याद रखना है बेटा कि जो लिविंग कंटेंट होता है या लिविंग पोर्शन होता है यूकेरियोटिक सेल का, उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इस लिविंग कंटेंट को या इस लिविंग जो हमारे पास पोर्शन है यूकेरियोटिक सेल का प्रोटोप्लाज्म, इसको हम डिवाइड करते हैं दो चीजों के अंदर, एक न्यूक्लियस और दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, इनक्लूजन्स होती हैं। इनक्लूजन कहते हैं बेटा इनसोल्युबल जो हमारे पास वेस्ट या प्रोडक्ट्स हैं जो साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं उन्हें कहते हैं इनक्लूजन, ठीक है, इनसोल्युबल वेस्ट एंड द स्टोरेज प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। अगर इनकी कंपोजिशन को देखें तो साइटोप्लाज्म में साइटोसोल है, ठीक है, फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और सेल ऑर्गेनेलिज हैं। साइटोसोल की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म का जो सोलुबल पोर्शन होता है ना, ठीक है, उसे कहते हैं साइटोसोल। और इस साइटोसोल के अंदर 90% वाटर होते हैं और 10% क्या होता है, सल्यूट होता है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर तमाम फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ की बात करें, ठीक है, तो कुछ हमारे पास ये आयनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं जो कि ट्रियो सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो साइटोसोल है ना, इसके अंदर ये कुछ जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रियो सॉल्यूशन बनाते हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ट्रियो सॉल्यूशन क्या होते हैं, मतलब कि ये हमारे पास मुकम्मल तौर पर जो पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व होते हैं, और कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर बेटा पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व नहीं होते बल्कि सस्पेंडेड रहते हैं। और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये दो तरह का होते हैं, तो सोल हो सकते हैं मतलब कि नॉन विस्कस, या क्या हो सकते हैं, जेल हमारे पास हो सकता है जिसके विस्कस पार्ट है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में भी सोल और जेल, सोल कहते हैं नॉन विस्कस को, जेल किसे कहते हैं, विस्कस को। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो भी सारी की सारी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस है, प्लास्टिड है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, और क्या बेटा, सेंट्रियोल्स हैं। तो ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। अब फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है साइटोप्लाज्म का, एक तो ये एक्ट करते हैं एज अ स्टोरेज हाउस, ठीक है, स्टोर हाउस का काम करता है। बहुत सारे जो वाइटल केमिकल्स हैं दीज आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म।
दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे चलती हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है कि ठीक है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, तोड़ा जाता है, और जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, जो सेंट्रल डॉग्मा का प्रोसेस है, वो भी कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। क्लियर है। और सेकेंडली बेटा आपने याद रखना है कि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसके अंदर सर्कुलर, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, जिसे कहते हैं हमारे पास साइक्लोसिस। ठीक है। और साइक्लोसिस से क्या होता है कि जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेल्स हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जो न्यूट्रिएंट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो भी इक्वली हो जाती है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म में दिस इज अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट ड्यू टू जिसे आप साइक्लोसिस का नाम देते हैं। ये किसकी वजह से होती है बेटा? ये साइटोस्केलेटन की वजह से होती है। ठीक है, आपने याद रखना है कि उसके सेल के अंदर जो उसका साइटोस्केलेटन है, ठीक है, वो बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट के अंदर। क्लियर है कि ये बात? जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली ये है, ठीक है, ये फ्रीली मूव करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल ड्यू टू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। अब देखिए डायग्राम में नजर आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। अगर इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को भी ऐड कर देते हैं, ये न्यूक्लियस गिवन नजर आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को आप क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म का। एक टर्म होती है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मोस्टली हम यूज करते हैं फॉर द प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और फंजाई सेल, कि जब आप बैक्टीरिया, फंजाई या प्लांट सेल में से सेल वॉल को निकाल देते हैं तो बाकी क्या चीज बच गई? सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो उसे आप नाम देंगे प्रोटोप्लास्ट का। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लास्ट के अंदर साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन और प्लस न्यूक्लियस। अब देखें साइटोप्लाज्म में, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेनस हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, और कुछ क्या है बेटा? डबल मेम्ब्रेनस हैं। अब नॉन मेम्ब्रेनस कौन सी आपने याद रखनी है? राइबोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स और मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी ऑपरेटस है, लाइसोसोम्स हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम और वैक्यूल्स। दीज आर ऑल सिंगल मेम्ब्रेनस। और 3 डबल मेम्ब्रेनस है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया और न्यूक्लियस हो गया। क्लियर है? ये एमसीक्यूज के अंदर आ जाते हैं कि कौन सा नॉन मेम्ब्रेनस है, कौन सी सिंगल है और कौन से डबल। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, साइटोप्लाज्म में मौजूद जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन से ऑर्गेनेल्स को किसने डिस्कवर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम है, जिसे जॉर्ज ईमेल पैले ने डिस्कवर किया 1955 में। सेंट्रियोल्स को डिस्कवर किया एडोल्फ वैन बेनिडन ने। साइटोस्केलेटन वाज डिस्कवर्ड बाय निकोलाई के कोल्ट्सोव, ठीक है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने डिस्कवर किया? कीथ आर पोल्टर, एल्बर्ट क्लोडे, ब्रोडी मैस्कर्स एंड अर्नेस्ट एफ फ्यूलम। तो ये हमारे पास 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया। गोल्गी ऑपरेटस इज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्गी इन 1898। और लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया? 1949 में डी ड्यूब ने, CR डी ड्यूब। और पेरोक्सिसोम को भी इसी ने डिस्कवर किया था, डी ड्यूब ने। और ग्लाइऑक्सिसोम को डिस्कवर किया था हैरी, ठीक है, बीवर्स ने। और माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय द रिचर्ड ऑल्टमैन। और न्यूक्लियस का तो आपको पता है कि 1831 में किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्रोन ने। तो ये डिस्कवरीज हैं जो आपने एक दफा देख लेनी है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास राइबोसोम्स हैं। अब देखें राइबोसोम्स हमें पता है कि दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर बेटा बहुत सारे टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप नाम देते हैं राइबोसोम्स का। अगर इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें बेटा तो राइबोसोम्स को हम क्या नाम देते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। अब राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि 50% आरएनए होते हैं इसके अंदर, राइबोसोमल आरएनए, 50% इसके अंदर राइबोसोमल प्रोटीन्स होती है, ठीक है। तो आरएनए और प्रोटीन को कलेक्टिवली फिर हम नाम दे देते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल का। अब देखिए ये बनते क्या हैं? तो राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस, इसलिए हम न्यूक्लियोलस को राइबोसोम मशीन या राइबोसोम फैक्ट्री का नाम भी देते हैं। और न्यूक्लियोलस से जब ये बन जाते हैं तो ये साइटोप्लाज्म में आते हैं थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। अब अगर इनके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें या इनके फॉर्म्स की बात करें तो 2 फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स होते हैं या ये अटैच हो जाते हैं विद द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज द टीनी ग्रेन्यूल्स। तो या तो अटैच्ड होंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ या साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली क्या होंगे? डिस्पर्स्ड होंगे। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, जो राइबोसोम हैं इनके 2 सब यूनिट्स होते हैं। एक आपके पास है लार्जर सब यूनिट और दूसरा आपके पास है स्मॉलर सब यूनिट। अब जब ये ट्रांसलेशन करवाते हैं, प्रोटीन बनवाते हैं, तो अटैचमेंट ऑफ बोथ सब यूनिट इज कंट्रोल्ड बाय द मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो जब ये प्रोटीन नहीं बनवा रहे होते तो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट अलग अलग होते हैं। और जैसे ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट अटैच होगा उसके 5 प्राइम एंड के साथ, ठीक है, तो लार्जर सब यूनिट आएगा। अब लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को जो जोड़ के रखेगा वो कौन सा आयन है? दिस इज अ मैग्नीशियम आयन। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
अब राइबोसोम अटैच होते हैं टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए थ्रू द स्मॉलर सब यूनिट। तो राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के कौन से पार्ट के साथ पहले अटैच होते हैं? 5 प्राइम एंड के साथ। किसके थ्रू? थ्रू द स्मॉलर सब यूनिट। अब देखिए ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, देखें ये जो बड़ा सा यूनिट है दिस इज द लार्जर सब यूनिट, और ये जो छोटा है दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, और ये जो आपको देखें ये चीज़ नज़र आ रही है दिस इज द मैसेंजर आरएनए, और इस पर क्या है? कोडॉन्स, मैसेज है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें 5 प्राइम एंड के साथ मैसेंजर आरएनए स्मॉलर सब यूनिट से अटैच होगा, और जब हमारे पास लार्जर सब यूनिट आ जाता है, ठीक है, फिर अमीनो एसिड को लेकर आता है अकॉर्डिंग टू द कोडॉन कौन? ट्रांसफर आरएनए, और ये देखिए अमीनो एसिड जुड़ते चले जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये देखिए मैसेंजर आरएनए आया राइबोसोम के पास, राइबोसोम ने उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड किया, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लेकर आया, और ये क्या बनती जा रही है? अमीनो एसिड चेन, मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बनती जा रही है। क्लियर है बेटा? और इन स्मॉलर और लार्जर यूनिट को जो जोड़ के रखेगा वो कौन सा आइन है? मैग्नीशियम आइन। अब नेक्स्ट देखें कंपैरिजन है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम का। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं बेटा ये छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, 70S एस सेविडबर्ग यूनिट है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S वाला होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम लार्ज होता है 80S वाला। अब देखिए इनके सब यूनिट्स की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक हमारे पास राइबोसोम है उसका लार्जर सब यूनिट 50S होता है और स्मॉलर 30S। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं 50S और 30S तो फिर बनता है 70S। और इसी तरह यूकैरियोटिक राइबोसोम ओवरऑल 80S है, इसके जो लार्जर सब यूनिट होगा 60S होगा और स्मॉलर सब यूनिट 40। वैसे तो होते हैं 100S 60 + 40, लेकिन जब ये आपस में अटैच हो जाते हैं तो फिर ये क्या बनता है? 80S बनता है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास अगर हम फंक्शन की बात करें तो राइबोसोम्स क्या है? दीज आर द फैक्ट्री फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या करवा रहे हैं? ट्रांसलेशन करवाती है, ठीक है, जो मैसेंजर आरएनए आता है और उसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम्स को आप नाम देते हैं प्रोटीन फैक्ट्री का। अच्छा हमारे पास अगर देखें ये एक मैसेंजर आरएनए था, इसके साथ बहुत सारे मैसेंजर राइबोसोम्स आकर क्या हो गए? अटैच हो गए। तो अगर एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स आकर अटैच हो जाए ताकि वो जल्दी से कोई प्रोटीन बनवा सकें, तो इससे आप ये जो ग्रुप बना, ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू द सेम मैसेंजर आरएनए, तो फिर इसे आप नाम देंगे पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम का, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू द सेम मैसेंजर आरएनए दिस इज नोन एज पॉलीसोम और पॉली राइबोसोम। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली है बेटा दिस इज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपने याद रखना बेटा कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये जो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स आपको नज़र आता है, ठीक है, फैला हुआ नेटवर्क, इससे आप नाम देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स जो कि एक्सटेंड करते हैं और कंटिन्यू होता है विद द सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिस इज नोन एज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये हर सेल के अंदर, ठीक है, इसकी जो अपीयरेंस है, जो शक्ल है वो वेरी करती है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो हमारे पास ये जो ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं इन्हें कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। तो सिस्टर्नी क्या स्फेरिकल या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स हैं जो एक्चुअली इनके ल्यूमन में मौजूद जो मटेरियल होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको सेपरेट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। तो सिस्टर्नी जो कि हमारे पास ट्यूबुलर या मेम्ब्रेन्स हैं, ये सेपरेट करती हैं मटेरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल्स फ्रॉम दैट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें इसकी टाइप्स की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स दो हैं इसकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एक और ER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी आपके पास है SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? राइबोसोम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स एक्सटर्नल सिस्टर्नल सरफेस। ये MCQs याद रखने कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स कहाँ अटैच होते हैं? तो आपने क्या है एक्सटर्नल सिस्टर्नल सरफेस पर अटैच होते हैं। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ये सिस्टर्नी सैक्स प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी, और दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूँ कह लें कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है, किसके तौर पर? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तौर पर। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या है? अब देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है प्रोटीन राइबोसोम्स, और राइबोसोम का काम क्या? प्रोटीन बनवाना। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी क्या होना चाहिए? दीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो जो भी इंजाइम्स बनता है या सेल की सेक्रीशन बनती हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम बनाते हैं, वो भेजते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट कर देता है किसके पास? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। अब जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वहाँ उसे को फिनिश करता है, फाइनल पैकिंग के अंदर लेकर आता है और फिर उसे क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है, नेक्स्ट जहाँ उसने जाना होता है।
तो आफ्टर द सिंथेसिस दीज आर अदर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, या एंजाइम हो सकते हैं, या हार्मोन्स हो सकते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाते हैं या ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू दीज चैनल। ठीक है, चैनल्स के थ्रू बॉडी से मतलब सॉरी सेल से क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अब एक टर्म है जिसे कहते हैं इरगेस्टोप्लाज्म। ठीक है, इरगेस्टोप्लाज्म क्या होता है, देखें वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास बेइंतहा राइबोसोम्स प्रेजेंट हो। तो अगर बहुत सारे मैनी राइबोसोम्स आर स्टडेड, ठीक है, विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको आप नाम देंगे इरगेस्टोप्लाज्म का। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर इसको आप नाम देते हैं नीजल बॉडी का। ठीक है, तो इरगेस्टोप्लाज्म दैट इज प्रेजेंट इन न्यूरॉन, दिस इज नोन एज नीजल बॉडी या नीजल ग्रेन्यूल्स, आपने सुने होंगे। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इरगेस्टोप्लाज्म होता रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन उसके साथ राइबोसोम्स बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दीज आर वन विच आर विदाउट राइबोसोम्स। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट थे तो उसकी अपीयरेंस रफ थी, तो नाम पड़ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसके पास राइबोसोम्स होती ही नहीं है, इसकी सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है, तो इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम नाम देते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो सिस्टर्नी है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होती है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होती है, क्लियर है। और वहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी सैक्स की शक्लें थी। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या, ये हेल्प करते हैं इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकुलर लिपिड्स। ठीक है, स्पेशली बेटा लिपिड्स को जो मेटाबॉलिज्म है वो कौन करवाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाते हैं। क्लियर है बेटा ये बात। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। ठीक है, जो आप हार्मफुल ड्रग्स खाते हैं, ठीक है, उसकी जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो कौन करवाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स होती क्या है, लीवर सेल में। तो लीवर सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा होगा। और देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम था प्रोटीन तैयार करना, तो जो सेल प्रोटीन ज़्यादा तैयार करवाता है, जस्ट लाइक दैट पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज के अंदर बेटा इंजाइमेटिक सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब वहाँ प्रोटीन तैयार हो रही है। तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा कहाँ होगा, पैंक्रियाटिक सेल में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करवाना। ठीक है, तो ये ज़्यादा कहाँ होगा, ठीक है, ये ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, मतलब लीवर सेल में। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो इन्वॉल्व फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है, जो इम्पल्स है जिस तरह के मसल सेल के अंदर या नर्व सेल के अंदर जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है वो भी कौन करवाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है, क्योंकि ये पूरे सेल प्लाज्म में फैला हुआ होता है। और नंबर 2 आपने याद रखना है, ठीक है, जो गोल्जी वेसिकल्स आती हैं, ठीक है, वो भी कौन बनवाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बडिंग होती है, वहाँ से गोल्जी वेसिकल्स निकलती हैं, आपस में मिलती हैं, तो क्या बनाती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाती हैं। क्लियर होगी ये बात, गोल्जी वेसिकल्स को बनाती हैं। तो बडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी वेसिकल। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर इनकी जनरल फंक्शन की बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जनरल फंक्शन क्या है, तो ओवरऑल तो ये क्या करवा रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं सेल को। ठीक है, ताकि सेल की शेप मेंटेन रहे। और दूसरा हमारे पास इन्वॉल्व है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। ठीक है, अगर सेल ने जो चीज़ बनाई है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी है तो वो किसके थ्रू पहुँचाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। अब नेक्स्ट हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस है। आपको पता है कैमिलो गोल्जी ने 1898 के अंदर गोल्जी ऑपरेटस को डिस्कवर किया था। अब जो सिंगल सिस्टर्नल सैक होती है, देखें दिस इज अ सिंगल सिस्टर्नल सैक, इसे कहते हैं गोल्जी बॉडी। और जो स्टैक ऑफ सिस्टर्नी है, बहुत सारी सिस्टर्नी आपस में जमा हो गई हैं, तो स्टैक ऑफ सिस्टर्नी सैक को आप क्या नाम देंगे, दिस इज नोन एज गोल्जी ऑपरेटस। एक होगी तो गोल्जी बॉडी, बहुत सारी होगी तो गोल्जी ऑपरेटस। और अगर इन्हीं स्टैक ऑफ सिस्टर्नी सैक्स के साथ एसोसिएटेड वेसिकल्स हो, जैसे कि देखिए ये वेसिकल्स अटैच्ड हैं, तो अगर इन वेसिकल्स को भी ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मतलब यूँ कह सकते हैं गोल्जी ऑपरेटस प्लस एसोसिएटेड वेसिकल्स, दीज आर इक्वल टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब जो गोल्जी ऑपरेटस है ना, ये प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ इन्हें नाम देते हैं डिक्टायोसोम्स का, क्योंकि ये हमारे पास यूज़ होते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो आपको पता है कि सेल साइटोजोकिनेसिस है प्लांट सेल में, वो होती है विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमोप्लास्ट। और फ्रैगमोप्लास्ट को कौन बनाते हैं, गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिक्टायोसोम्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल। क्लियर होगी बेटा ये बात। अच्छा, आगे फिर हम इनको मज़ीद डिस्कस करते हैं। देखें हमारे पास जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अगर स्ट्रक्चर देखें या गोल्जी ऑपरेटस का, तो ये स्टैक होता है, कलेक्शन होती है किसकी, फ्लैटेड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स की, जिसका नाम क्या है, सिस्टर्नी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स या सैक्स थी उनको भी हम सिस्टर्नी का नाम देते थे।
अब जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल स्टैक्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब सिस्टर्नी आपस में कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। कलेक्ट होने के बाद, ठीक है, ये जो स्टैक बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है, ठीक है। इसे आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दे देते हैं। दिस सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स आर कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मतलब गोल्जी ऑपरेटर्स ये स्टैक ऑफ सिस्टर्नी प्लस इनके साथ जो वेसिकल्स एसोसिएटेड हैं, ये किसको बनाएगी? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाएगी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो गोल्जी ऑपरेटर्स है इसकी दो फेसेस होती हैं, ठीक है। एक फॉर्मिंग फेस है, दूसरी क्या? मैच्योरिंग फेस। जहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल बर्ड ऑफ होकर आएगा, ठीक है, वो अटैच होगा जिस फेज के साथ, उसे क्या कहते हैं? सिस फेज, या इसे आप फॉर्मिंग फेज का नाम भी देते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखें, देखिए सपोज वेसिकल यहाँ से आ रहा है, आकर अटैच होगा, तो दिस इज सिस फेज। सिस फेज क्या होती है हमारे पास? आपने याद रखना है, इसकी जो शेप होती है वो कन्वेक्स होती है। इसकी आउटर फेस क्या होती है? कन्वेक्स शेप होती है। तो जो फॉर्मिंग फेस है, ये आउटर फेस है जिसे आप सिस फेस का नाम देते हैं, ठीक है। जो वेसिकल्स बर्ड ऑफ होते हैं फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, वो फ्यूज्ड हो जाते हैं किसके साथ? टू द फॉर्म फेज या सिस फेज ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है, एट द फॉर्मिंग फेज। तो इसे आप जो आउटर फेस होगी जहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स आकर रहे हैं, उसे फॉर्मिंग फेस का नाम भी दे सकते हैं, सिस फेस का नाम भी दे सकते हैं, कन्वेक्स फेस का नाम भी दे सकते हैं। अब जब यहाँ हमारे पास आ गए, तो अब उसकी होगी हमारे पास फिनिशिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगी, पैकिंग होगी, और वो जब निकलेगी तो जिस फेज से निकलेगी, ठीक है, जिस पार्ट से निकलेगी उसे कहते हैं इनर पार्ट या इनर फेज, उसका नाम है मैच्योरिंग फेज, और उसे नाम देते हैं ट्रांस फेज का। और ये इसकी शेप क्या होती है? कनकेव शेप होती है, ठीक है। जो सिस फेज है कन्वेक्स शेप है, और जो ट्रांस फेज है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली कनकेव फेज, ठीक है। अब जो मैच्योर फेज है, यहाँ से हमारे पास जो वेसिकल्स निकलती हैं उन्हें आप नाम देते हैं सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स या सेक्रेटरी वेसिकल्स का, ठीक है, या गोल्जी वेसिकल्स का नाम भी देते हैं। तो ये यहाँ से मैच्योरिंग फेज से पिंच्ड ऑफ हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। अब जो हमारे पास वेसिकल गोल्जी ऑपरेटर्स से निकलेगी, मतलब कि मैच्योरिंग फेज से होकर निकल गई, उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी होगी, पैकिंग भी होगी, वो फिनिश्ड होगी मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली। अब या तो वो एक्ट करेगी एज अ लाइसोसोम अगर उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, या वो एक्ट करेगी एज अ पैरोक्सिसोम उसके अंदर अगर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं, या वो एक्ट कर सकती है ग्लाइऑक्सिसोम्स प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो जो हमारे पास गोल्जी वेसिकल्स यहाँ से निकलती हैं वो हमारे पास 3 तरह के ऑर्गेनेल्स बना सकती हैं, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स। क्लियर है बेटा ये बात? अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके फंक्शन की तरफ। गोल्जी ऑपरेटर्स का मेन काम क्या होता है? ठीक है, सेल सेक्रीशंस प्रोड्यूस करना। अगर सपोज करें एक सेल ने कोई सेक्रीशन प्रोड्यूस करवानी है और आउटसाइड ऑफ द सेल उसने देनी है, ठीक है, तो वहाँ जो मेन काम होता है वो किसका होता है? गोल्जी ऑपरेटर्स का होता है। तो आपने याद रखना है गोल्जी ऑपरेटर्स इज मेनली कंसर्न्ड विद सेल सेक्रीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आपको पता है कि जो प्रोटीन तैयार होकर आएगी वो कहाँ से आएगी? उन राइबोसोम्स से तैयार होकर आएगी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद हैं। तो राइबोसोम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन तैयार करेंगे, देंगे किसको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए किसके पास भेजेगी? गोल्जी ऑपरेटर्स के पास, ठीक है। वहाँ से सेल की सेक्रेशन बनने के बाद क्या हो जाएंगी? सेक्रेट हो जाएंगी। तो दीज आर इन्वॉल्वड इन मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स आते हैं या लिपिड्स आते हैं उनकी मॉडिफिकेशन करवाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है? एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू द प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर प्रोटीन आती है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देती है, लिपिड्स आते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देते हैं। इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। मतलब कि अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन में ऐड होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन तैयार होगी, और अगर हमारे पास लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स ऐड होते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये हमारे पास होती है कॉन्जुगेशन भी इसे कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन भी कहते हैं। तो एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ग्लाइकोसाइलेशन कौन करवा रहा है? गोल्जी ऑपरेटर्स करवा रहे हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करवा रहे हैं। कॉन्जुगेशन कौन करवा रहा है? कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल्स कौन बना रहे हैं? वो भी गोल्जी ऑपरेटर्स बना रहे हैं। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट हमारे पास जब साइटोकिनेसिस होती है प्लांट सेल्स के अंदर, तो मैंने कहा था दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमोप्लास्ट, ठीक है। गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है, सेल के सेंटर में आती हैं, वहाँ से आपस में फ्यूज होती जाती है और क्या बनाती है? फ्रैगमोप्लास्ट, जो कि साइटोकिनेसिस करवाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोसेस होता है मेल के अंदर जिसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एक टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। एक टर्म है जिसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द मैच्योर स्पर्म और स्पर्मेटोजुआ, ठीक है। तो उस वक्त जब हमारे पास जो एक्रोसोम की फॉर्मेशन है, उसके हेड के ऊपर ना एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस जो एक्रोसोम बनता है वो भी कौन बनवाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनवाता है। और दूसरी बात आपने याद रखने, मैंने जैसे पहले भी बताया था, जो लाइसोसोम है, पैरोक्सिसोम है और या ग्लाइऑक्सिसोम्स, ये तीनों ऑर्गेनेल्स कहाँ से बनते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। क्लियर होगी ये बात? अब देखिए इसका पाथवे क्या है। हमने कहा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन बनाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स भेजेगा किसके पास? गोल्जी ऑपरेटर्स के पास।
अब गोल्गी ऑपरेटस उन प्रोटीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करेगा, ठीक है, या लिपिड्स हैं, मतलब प्रोटीन या लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करेगा और कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स में, फिर मेम्ब्रेन के अंदर उनको मतलब पैक करेगा, और पैक करने के बाद जब वो मैच्योरिंग फेज से निकलेंगी तो उनका नाम क्या होगा, गोल्गी वेसिकल्स। अब वो लाइसोसोम भी हो सकते हैं, पेरोक्सिसोम भी हो सकते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम भी हो सकती हैं, या वो एक्सक्रीटरी ग्रेन्यूल्स भी हो सकते हैं जिनको आपने एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है, सेल के बाहर फेंकना है। क्लियर होगी ये बात। तो ये हमारे पास गोल्गी ऑपरेटस के क्या है बेटा, फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लाइसोसोम। देखें ये हमारे पास जो लाइसोसोम है, डी ड्यूम ने 1949 के अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसको डिस्कवर किया। लाइसो का मतलब क्या होता है, लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, तोड़ना, सोमा का मतलब बॉडी, मतलब जो लाइसोसोम्स हैं ये वो बॉडीज हैं जो किसी चीज़ को जाकर तोड़ती हैं, ब्रेक डाउन करवाती हैं, स्प्लिट करवाती हैं। तो लाइसोसोम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज हैं जो कि मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, और ये दूसरे ऑर्गेनेलिज से थोड़ा सा डिफरेंट है अपनी मॉर्फोलॉजी की वजह से। क्लियर है बेटा। तो दीज वर आइसोलेटेड एज अ सेपरेट कंपोनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द डी ड्यूम इन 1949। ये डिस्कवरी हम पढ़ चुके हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज हैं, सिंपल सैक्स हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से, जैसे कि एसिड फास्फेटेज इंजाइम है, और दूसरे डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स है, जैसे कि प्रोटीएजेस हो गए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लाइपेज इंजाइम है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिक इंजाइम्स हैं। तो जितने भी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं उनको डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम, हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव इंजाइम जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज है दैट आर रिच इन एसिड फास्फेटेज एंड अदर हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स। अब देखें ये जो इंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर हैं, लाइसोसोम बनना कहाँ से, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, हमने भी पढ़ा। अब वो इंजाइम्स की सेंसेस होती कैसे है, हमने पढ़ा है कि वो इंजाइम सिंथेसाइज कहाँ होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम के थ्रू, और फर्दर उनकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, मॉडिफिकेशन कहाँ होती है, गोल्गी ऑपरेटस के अंदर। और जो प्रोसेस्ड इंजाइम्स गोल्गी वेसिकल से बड होकर निकलते हैं, फिर उस वेसिकल को आप नाम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम का। क्लियर है। जो प्रोसेस्ड इंजाइम्स गोल्गी वेसिकल से बड ऑफ होकर निकलेंगे मैच्योरिंग फेज से, अब उस अगर वो लाइसोसोम है तो उसका नाम क्या होगा, प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी जो लाइसोसोम है आगे जाकर 3-4 फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखें इस डायग्राम में देखें, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल आ रहा है जिसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है। ये इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स मौजूद हैं। जब वो गोल्गी ऑपरेटस के पास जाएंगे तो जो इनएक्टिव इंजाइम्स थे वो एक्टिव हो जाएंगे, उनकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, लाइसोसोम। अब ये जो लाइसोसोम है, ठीक है, एक तो ये देखिए ये काम ये करवा रहा है कि जो फूड की इनगल्फिंग हो रही है, फैगोसाइटोसिस हो रही है, इनगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल हुई, फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल और प्राइमरी लाइसोसोम आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं तो फिर बन जाते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम या जिसे फैगोसोम भी कहते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या करवाते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्योंकि उसके पास इंजाइम्स होते हैं जो उस फूड को तोड़ देते हैं, डिकम्पोज करवा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बाद जो चीज़ें सिंपल होती हैं, जिनको ज़रूरत होती है सेल को, वो ऑब्जॉर्व हो जाती हैं, और जो हमारे पास बाकी रह जाती है, वेस्ट मटेरियल रह जाता है, ठीक है, तो वो अब वैक्यूल जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल सिर्फ बचा हुआ है, उससे आप नाम देते हैं टर्शरी वैक्यूल का, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, या रेजिडुअल वैक्यूल का, ठीक है। और इसके अलावा और भी काम है, जैसे कि हमने देखे मैच्योरिंग फेज से वेसिकल आया जिससे आप प्राइमरी लाइसोसोम का नाम दे रहे हैं। पहला उसने काम क्या किया है कि जो डैमेज ऑर्गेनेली है, जो पुराना ओल्ड वोर आउट पार्ट हो चुका है सेल का, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, उससे क्या करेगा, इनगल्फ करेगा। जब वो इनगल्फ कर लेगा तो वो प्राइमरी लाइसोसोम से सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। जैसे ऑटोफैगोसोम भी कहते हैं, ऑटोफैगी करवा रहे हैं ना, अपने बॉडी पार्ट को खा रहे हैं, तो ये ऑटोफैगोसोम है जो कि ऑटोफैगी करवा रहे हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी, फिर रीअब्जॉर्प्शन होगी, रीअब्जॉर्प्शन के बाद, ठीक है, ये देखिए इसके अंदर वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है, तो अब इस लाइसोसोम को रेजिडुअल लाइसोसोम का नाम भी देंगे, टर्शरी लाइसोसोम का नाम भी दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखें एक काम ये है कि जब ये रेजिडुअल लाइसोसोम बनता है तो एक्सोसाइटोसिस के जरिए सेल के बाहर चला जाए, और सम टाइम बेटा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स हैं उनके अंदर ये रेजिडुअल लाइसोसोम में जो चीज़ें वो स्टोर भी हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ लिपोफुस्किन, ठीक है। लेकिन कुछ के अंदर ये क्या हो जाते हैं, एक्सोसाइटोसिस के जरिए बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ये तो एक काम हो गया, ये ऑटोफैगी करवाई इसने, मतलब अपनी बॉडी पार्ट को खाया इसने। दूसरा काम क्या करवा सकता है कि आपने देखें ये हमारे पास फूड वैक्यूल मौजूद था, इंडोसाइटोसिस के जरिए आपने फूड वैक्यूल बनवाया। अब ये फूड वैक्यूल और प्राइमरी लाइसोसोम आपस में मिले तो क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी, जो चीज़ बच जाएगी वो रेजिडुअल लाइसोसोम और एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये है कि प्राइमरी लाइसोसोम जाएगा, वो सेल के अंदर ही स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोलाइसिस हो जाएगी, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के साइटोप्लाज्म में डालेगा और सेल की क्या करवा देगा, लाइसिस। इसे आप क्या नाम देंगे, दिस इज नोन एज ऑटोलाइसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास
सेल ने ऑटोफैगी की, सेल्फ ईटिंग करवाई, मतलब अपने बॉडी पार्ट को खाया, ऑटोलाइसिस करवाई, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाई, जो फैगोसाइटोसिस के जरिए फूड पार्टिकल आते हैं। तो वो तमाम सेल जिनके अंदर फैगोसाइटोसिस ज़्यादा होती है, ठीक है, जिनको लाइसोसोम के जरिए फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवा के फैगोसाइटोसिस के जरिए जो फूड वैक्यूल बनते हैं उनको डाइजेस्ट करवाया जाता है। तो उन तमाम सेल्स के अंदर जिनके अंदर फैगोसाइटोसिस ज़्यादा होती है, लाइसोसोम की मिकदार भी क्या होगी, ज़्यादा। तो लाइसोसोम मोस्ट अबेंडेंटली प्रेजेंट कहाँ है बेटा, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फैगोसाइटोसिस करवाते हैं। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शंस हैं कि कोई भी फॉरेन जो ऑब्जेक्ट है जो सेल के अंदर इंटर है उसे इमीडिएटली इनगल्फ कर लिया जाता है बाय द लाइसोसोम, और फिर उसे कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल डाइजेस्टेबल पीसेस, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाई जाती है। इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं, फैगोसाइटोसिस का। एक तो ये फैगोसाइटोसिस करवा रहे हैं कि जो भी इंडोसाइटोसिस के जरिए कोई फॉरेन पार्टिकल आया उसकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवा देंगे। जो इंजेस्टेड फूड होगी सेल की वो स्टोर हो जाती है वेसिकल के अंदर, जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। और जब लाइसोसोम हैज फ्यूज्ड विद द फूड वैक्यूल, जब प्राइमरी लाइसोसोम उस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है, तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे आप क्या नाम देंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम भी देते हैं, ऑटोफैगोसोम या फैगोसोम का नाम भी देते हैं। अब जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुई, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट बने, वो ऑब्जर्व्ड बाय द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म उसको ऑब्जर्व कर लेगा, और जो रिमेनिंग वेस्ट कंटेनिंग वेसिकल है जिसके अंदर वेस्ट प्रेजेंट है उसे आप क्या नाम देंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम दे सकते हैं, रेजिडुअल वैक्यूल का नाम दे सकते हैं, या रेजिडुअल लाइसोसोम का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, या उसे टर्शरी लाइसोसोम का नाम भी आप दे सकते हैं। तो दिस इज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है, कि हमारे पास फॉरेन पार्टिकल आया, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल जब आ गया फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल की फ्यूजन हुई प्राइमरी लाइसोसोम के साथ तो सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुई, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट ऑब्जर्व हो गए, और जो नॉन हमारे पास वेस्ट थे, ठीक है, इनडाइजेस्टेड पार्टिकल थे या सब्सटेंसेस थे, वो स्टोर हो गए इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, रेजिडुअल लाइसोसोम, ठीक है, या टर्शरी लाइसोसोम। क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या है, इस प्रोसेस में जो ओल्ड या वोर्न आउट पार्ट ऑफ द सेल होते हैं, जो पुराने हो चुके हैं सेल के पार्ट, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वो उसको क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसे लाइसोसोम जो ऑटोफैगी करवाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोफैगोसोम, ये सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं जिनके साथ फ्यूज होने के बाद बनते हैं, और सच प्रोसेस आल्सो अकर ड्यूरिंग द स्टारवेशन। और ये सेम काम किस में होते हैं, जब भूख बहुत ज़्यादा लगी हो, मतलब सेल के पास कोई रॉ मटेरियल नहीं जा रहा, एनर्जी वो प्रोड्यूस नहीं करवा पा रहा, तो अपने ही बॉडी पार्ट्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं, स्टारवेशन इस चीज़ को कहते हैं। मतलब ऑटोफैगी करवाएगा, अपने बॉडी पार्ट्स को खाएगा और उनसे क्या बनाएगा, एनर्जी। ये कब होते हैं, स्टारवेशन के दौरान, जब एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो वो कहते हैं कि जो हमारे पास लाइसोसोम में एंजाइम्स हैं कैन आल्सो रिजल्ट इन द डिजनरेशन ऑफ सेल, ठीक है, एज मे अकर ड्यूरिंग द सम डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है। जब डेवलपमेंट चल रही होती है तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो डेवलपमेंट के बाद रिक्वायर्ड नहीं होते, तो उनकी जो डिजनरेशन है वो किसके थ्रू करवाई जाती है, लाइसोसोम के एंजाइम्स के थ्रू। जैसे कि जब हम पैदा होते हैं, मतलब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो हमारी जो डिजिट्स हैं, जो हमारे फिंगर्स हैं, इनके दरमियान हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, तो उस मेम्ब्रेन को कौन डाइजेस्ट करवाता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो लाइसोसोम में मौजूद हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोलाइसिस। तो दिस टाइप ऑफ सेल डेथ इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। उसके सेल जिसकी डेथ होनी है उसके लाइसोसोम वही साइटोप्लाज्म में अपने एंजाइम्स को डाल देगा, वो एंजाइम्स क्या करवा देंगे, डाइजेशन। और जैसे कि वो एग्जांपल दे रहे हैं, रिमूवल ऑफ टेडपोल टेल ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, एन एग्जांपल ऑफ लाइसोसोमल एक्टिविटी। टेडपोल होता है, ठीक है, उसकी टेल होती है, जब उसकी मेटामॉर्फोसिस एडल्ट फॉर्म में हो रही होती है तो उसकी जो टेल है उसमें मौजूद टेल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपने एंजाइम्स को, अपने लाइसोसोम के एंजाइम्स को रिलीज करवा देते हैं साइटोप्लाज्म में, तो इंट्रासेलुलर उनकी सारी डाइजेशन हो जाती है, ठीक है, जो भी चीज़ें होती है वो खत्म हो जाती हैं, सेल मुकम्मल क्या हो जाता है, खत्म, तबाह। इस प्रोसेस को ऑटोफैगी का नाम दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा लाइसोसोम्स आल्सो रिलीज एंजाइम फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम समटाइम्स सेल के बाहर भी अपने एंजाइम्स को रिलीज करते हैं ताकि क्या करवा सकें, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अच्छा, एक और टर्म है जिसे आप नाम देते हैं क्राइनोफैगी का। अब ये क्राइनोफैगी क्या है, समटाइम ऐसा होता है कि इंडोक्राइन हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो प्रोड्यूस तो हो गए, ठीक है, उन्होंने कहाँ जाने, तो जो ज़रूरत से ज़्यादा इंडोक्राइन हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको ख़त्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस लाइसोसोम, और इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं क्राइनोफैगी का। क्लियर होगी बेटा ये बात। चलें नेक्स्ट हमारे पास इनके तमाम फंक्शंस तो हमने पढ़ लिए लाइसोसोम के। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज डिजीजेस। अब आपको पता है कि लाइसोसोम में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स ने किसी ना किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करवानी होती है, डिकम्पोज करवाना होता है, डाइजेशन करवानी होती है। तो अगर एक चीज़ मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट है जिसकी लाइसोसोमल एंजाइम्स ने डाइजेशन करवानी है और वो एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं होता लाइसोसोम में, या लाइसोसोम में एंजाइम है तो वो इनएक्टिव है, ठीक है, ख़राब है, एरर है, वो सही तरह अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता, तो अब वो क्या होगा, जिस चीज़ को उसने डिकम्पोज करवाना था, तोड़ना था, वो सेल के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके जमा होने से जो डिजीज़ होती है उसे कहते हैं स्टोरेज डिजीजेस। और ये स्टोरेज डिजीजेस होती किस वजह से हैं, ठीक है, ये होती हैं हमारे पास ड्यू टू द, ठीक है,
म्यूटेशन, ठीक है, जो कि लाइसोसोमल एंजाइम्स को इफेक्ट करती हैं, जो कि कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। तो आपने याद रखना है कि बहुत सारी कॉन्जेनिटल डिजीजेज हैं। स्टोरी डिजीजेज हैं क्या? कॉन्जेनिटल डिजीजेज हैं that have been found by due to the accumulation within the cell of the substances such as glycogen और glycolipid, जो सेल के अंदर डिफरेंट चीज़ों के अकामुलेट होने से प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन जमा हो जाए या ग्लाइकोलिपिड्स। इन्हें आप ना क्या नाम देते हैं? स्टोरेज डिजीजेज का। अब कितनी स्टोरेज डिजीजेज अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं? अप्रोक्सीमेटली 20, ये याद रखना है। अब ये जो डिजीजेज हैं प्रोड्यूस कब होती हैं? जब देखें लाइसोसोम में बनाने वाले जो एंजाइम हैं उनको कौन बनवाते हैं? जीन बनवाता है। और अगर उस जीन के अंदर आ जाए म्यूटेशन, जब म्यूटेशन आ जाएगी तो जीन जब सही नहीं रहेगा तो जो बनने वाला एंजाइम है वो भी इनएक्टिव होगा, ठीक है। जब वो इनएक्टिव होगा, ठीक है, या खराब होगा या प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वो जिस चीज़ की कैटाबॉलिज्म करवा रहा है, जिसको तोड़ रहा है, वो कैटाबॉलिज्म भी नहीं करवा सकेगा। तो जब बेटा म्यूटेशन की वजह से एंजाइम नहीं बनते तो कैटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होते, वो चीज़ें टूटती नहीं, तो वो जमा होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें एक एग्जांपल है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़। अब ये जो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि लीवर और मसल के अंदर ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज के अंदर। अब लीवर और मसल में मतलब बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन जमा हो गया। क्यों जमा हो गया? क्योंकि इस डिजीज़ में एक एंजाइम होता है जिसका नाम अल्फा ग्लूकोसाइडेज भी है या डी ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम भी है, जो कि डिग्रेड करते हैं ग्लाइकोजन को टू द ग्लूकोज। वो एंजाइम क्या होते हैं? एब्सेंट। तो अगर ये डी ग्लाइकोसाइडेज जो एंजाइम जो ग्लाइकोजन को तोड़ता है वो एब्सेंट हो जाए, बने ही ना, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में नहीं तोड़ पाएंगे, तो वो लीवर और मसल के अंदर ये ग्लाइकोजन स्टोर होता जाएगा और डिजीज़ हो जाएगी, जिससे कहेंगे ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़। अब नेक्स्ट हमारे पास और डिजीज़ है जिसका नाम है टे सेक्स डिजीज़। अब इसमें भी क्या होता है? इसमें वो एंजाइम एब्सेंट होता है जो लिपिड्स को तोड़ता है, ठीक है। तो टे सेक्स डिजीज इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एंजाइम, और इस एंजाइम का क्या नाम है जो एब्सेंट होता है? बीटा हेक्सोज अमाइनिडेज एंजाइम। अब ये जो बीटा हेक्सोज अमाइनिडेज एंजाइम है ये करवाता क्या? ये लिपिड्स की कैटाबॉलिज्म करवाता है। तो अगर बेटा ये हमारे पास बीटा हेक्सोज अमाइनिडेज एंजाइम जो है लाइसोसोम में एब्सेंट हो, तो हमारे पास ब्रेन सेल्स के अंदर लिपिड्स की अकामुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। उस लिपिड का नाम है गैंग्लियोसाइड्स। तो जब हमारे पास इन गैंग्लियोसाइड्स की उस एंजाइम के ना होने की वजह से ब्रेन सेल्स में अकामुलेशन हो जाएगी, तो क्या हो सकता है? मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, ठीक है, मेंटली तौर पर बंदा रिटार्ड हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज में क्या होता है? कौन सा एंजाइम नहीं होता? डी ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम नहीं होता, तो इस वजह से ग्लाइकोजिन मतलब कि अकामुलेट होना स्टार्ट होगी लीवर और मसल में। टे सेक्स डिजीज में, ठीक है, बीटा हेक्सोज अमाइनिडेज नहीं होता जो गैंग्लियोसाइड्स को नहीं तोड़ पाता, ठीक है। तो ब्रेन सेल्स में गैंग्लियोसाइड्स जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, इससे मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है और डेथ भी हो जाती है। क्लियर है बेटा ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टोरी डिजीजेस, इसमें से समटाइम एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो आपने याद रखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पेरोक्सिसोम्स। अब पेरोक्सिसोम्स और गलाइकोसिसोम्स को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं मैक्रोबॉडीज़ का। ड्यूटिव और उसके को वर्कर्स ने 1965 में लीवर सेल से कुछ पार्टिकल्स, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को डिस्कवर किया, जिसे उन्होंने नाम दिया पेरोक्सिसोम का। अब ये एनिमल्स के अंदर मोस्टली किडनी और लीवर सेल्स के अंदर पेरोक्सिसोम ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म में जैसे कि प्रोटोजुआ है, यीस्ट है या हायर प्लांट सेल्स हैं, उनके अंदर भी ये पेरोक्सिसोम मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होंगे। अब इनको पेरोक्सिसोम नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो ऑर्गेनेली है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाता भी है और तोड़ता भी है। क्लियर है बेटा ये बात? जब हम इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि पेरोक्सिसोम अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, कि अगर कोई अल्कोहलिक पर्सन है वो अल्कोहल पीता है, ठीक है, तो अल्कोहल अब्जॉर्ब होने के बाद, ठीक है, जब लीवर के पास पहुंचती है तो उस अल्कोहल को पेरोक्सीडेज एंजाइम कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। अब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बेटा, जो इसकी फॉर्मेशन हुई है, ये भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो फिर इसको भी इसका भी कैटाबॉलिक रिएक्शन करवाया जाएगा और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट किया जाएगा वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। क्लियर है? तो ये हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाता भी है और तोड़ता भी है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया पेरोक्सिसोम। अब स्ट्रक्चर को देखें तो हमने कहा ये सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं जो एनिमल प्लांट दोनों में हैं। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यूँ कह सकते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स आते तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ये बर्ड ऑफ हो जाती हैं, ठीक है, फ्रॉम द मैच्योरिंग फेज ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इनका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर है और इनके अंदर हमारे पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पेरोक्सीडेज है, कैटालेज है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है, और कुछ और एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो इसमें कैटालेज एंजाइम है, मैंने कहा था ये क्या बात है? ये ब्रेक डाउन करवाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन।
और इसका फंक्शन क्या है, दिस इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, की हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाता भी है और तोड़ता भी है। मैं डिस्कस कर चुका हूँ अल्कोहलिक डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि पेरोक्सिसोम इज आल्सो इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें राइबोसिस फास्फेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस, ये स्टेप होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। अब जब ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट में बन जाता है तो फिर वो डिफ्यूज हो जाता है किसके अंदर, पेरोक्सिसोम में। अब पेरोक्सिसोम में एक एंजाइम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोलेट को किसके अंदर, ग्लाइसिन के अंदर। अब वो जब ग्लाइसिन बन जाता है तो ग्लाइसिन डिफ्यूज कर जाता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके ठीक है रिएक्शन करवाया जाता है, और वहाँ से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक सेरीन और दूसरा हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम में फोटो रेस्पिरेशन का एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो रहा है जिसमें ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, ग्लाइसिन के अंदर, और कौन से एंजाइम की मदद से, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज की मदद से। अब नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोक्सिसोम्स हैं, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं, ये जस्ट प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, और वो प्लांट सेल भी वो जो जर्मिनेटिंग मतलब जो सीड होगा उसके अंदर ये ग्लाइकोक्सिसोम प्रेजेंट होते हैं फॉर द शॉर्ट टाइम, और जब जर्मिनेशन हो जाती है तो ग्लाइकोक्सिसोम खत्म हो जाते हैं। क्लियर है, और ये भी होंगे भी उन सीड्स के अंदर जिनके अंदर लिपिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका काम लिपिड्स के साथ है। ठीक है, लिपिड्स को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किसके अंदर, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के थ्रू इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है बेटा ये बात। तो हमारे पास प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटलेज के अलावा कुछ और भी इंजाइम्स होते हैं जो एनिमल सेल में अब्सेंट हैं, इसलिए हमारे पास इसे एक अलग नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोक्सिसोम। अब जो ग्लाइकोक्सिसोम्स हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं ओनली ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है, द जर्मिनेशन ऑफ लिपिड रिच सीड। जो लिपिड रिच सीड्स हैं, जब उनकी जर्मिनेशन का टाइम होता है तो उस वक्त इनके अंदर ग्लाइकोक्सिसोम प्रेजेंट होते हैं, एंड अब्सेंट इन द लिपिड पुअर सीड्स सच इज द पी। और जिन प्लांट के सीड्स के अंदर, जैसे कि पी प्लांट है, जिनमें लिपिड्स होते ही नहीं है, ठीक है, वहाँ ग्लाइकोक्सिसोम भी प्रेजेंट नहीं होते। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो ग्लाइकोक्सिसोम सबसे ज़्यादा प्लांट सीडलिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो प्लांट अभी एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होने लगे हैं, ठीक है, जिनकी जर्मिनेशन अभी हुई है, जो बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं स्टोर्ड फैटी एसिड पर, ताकि वो उन स्टोर्ड फैटी एसिड से एनर्जी भी बनवा सकें और मटेरियल भी बनवा सकें, ताकि वो न्यू प्लांट की फॉर्मेशन का आगाज़ कर सकें। ठीक है, तो ग्लाइकोक्सिसोम्स प्लांट सीडलिंग के अंदर प्रेजेंट होती हैं जो कन्वर्ट हो रहे होते हैं टू द न्यू प्लांट, और इन तमाम एक्टिविटी को करवाने के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं स्टोर्ड फैटी एसिड्स पर, और उन स्टोर्ड फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जो इंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोक्सिसोम्स के अंदर। अब देखिए, सबसे जो मेन एक्टिविटी हो रही है जर्मिनेटिंग सीडलिंग के अंदर वो क्या है, वहाँ हमारे पास स्टोर्ड फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में थ्रू अ साइकिल दैट इज नोन एज ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। अब ये जो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल को करवाने वाले इंजाइम्स हैं, ये कहाँ मौजूद हैं, ग्लाइकोक्सिसोम्स के अंदर। तो हम कहते हैं कि ग्लाइकोक्सिसोम्स एक्चुअली लिपिड रिच सीड्स के अंदर इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जब जर्मिनेशन हो रही होती है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, जो मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के थ्रू। जो स्टोर्ड फैटी एसिड्स उन्हें जब कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ से एनर्जी बनाई जाती है, और ये सारा प्रोसेस, ये सारा साइकिल करवाने के लिए जो इंजाइम्स हैं वो ग्लाइकोक्सिसोम्स के अंदर प्रेजेंट है। तो जो सीड्स हैं, जो लिपिड रिच सीड्स हैं, जैसे कि कैस्टर बीन है, सोयाबीन है, उनके अंदर ये हमारे पास ज़्यादा ग्लाइकोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्लाइकोक्सिसोम्स वो साइट्स हैं जहाँ पर फैटी एसिड्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, सक्सिनेट के अंदर। क्लियर है बेटा ये बात। और नेक्स्ट हमारे पास वैक्यूल है। वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं, प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जैसे कि दिख रहा है, ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। कैसे बनता है, बाय द कोलिसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल। तो जब हमारे पास प्लांट सेल ग्रो कर रहा होता है, मैच्योर हो रहा होता है, तो उसके छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या मौजूद होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बेटा। और नेक्स्ट हमारे पास अगर इनके फंक्शन को देखें तो ये हमारे पास सर्व करते हैं टू एक्सपेंड द प्लांट सेल विदाउट डिल्यूटिंग देयर साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्योंकि वैक्यूल के अंदर हमारे पास सल्यूट और वाटर दोनों मतलब के जो सैप होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करते हैं प्लांट सेल्स को एक्सपेंड करने में विदाउट डिल्यूटिंग देयर साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये हमारे पास दे एक्ट एज अ साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड द सेल प्रोडक्ट्स और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस के जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं,
और जो वाटर है वो सारा का सारा वैक्यूल्स में स्टोर होता है। तो इसी तरह हमारे पास दे मेंटेन द सेल टर्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट एंड द रिजिडिटी ऑफ लीव्स इन द यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट में जो टर्गर प्रेशर है वो कौन मेंटेन करवा रहा है, वैक्यूल मेंटेन करवा रहा है, ताकि प्लांट को सपोर्ट मिल सके, रिजिडिटी मिल सके। और ठीक है, जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं ठीक है वो बेसिकली क्या रहे अपनी स्ट्रक्चर को और अपनी शेप को मेंटेन कर सके। अच्छा, वैक्यूल की जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट, ये एमसीक्यूज में आता है ठीक है। तो द सेल मेम्ब्रेन दैट इज एक्चुअली सराउंडिंग द वैक्यूल, दिस इज नोन एज टोनोप्लास्ट। और उसके अंदर जो सोल्यूशन होता है, जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वैक्यूल के अंदर, उसे कहते हैं सैप। क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है दिस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी प्रोडक्शन जो हाउस है सेल के अंदर वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर है। अब इसे हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का भी नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अपना डीएनए ठीक है। कौन सा डीएनए? बैक्टीरिया वाला, मतलब कि डबल सर्कुलर जो आपके पास डीएनए मॉलिक्यूल है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और साथ ही 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है। इसलिए ये खुद को रेप्लिकेट करवा सकते हैं, तो इसका नाम है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अब तो कि एनर्जी बनवाता है ठीक है, तो इसका नाम एटीपी मिल इन द सेल ये भी कहा जाता है। सेल विद इन द सेल, खुद मतलब कि सेमी ऑटोनोमस है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो सेल विद इन द सेल का नाम भी दिया जाता है। सेल फर्नेंस ठीक है, जिस सेल की भट्टी भी कहा जाता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करवा रही है। स्टोरेज बैटरी भी इसे नाम दिया जाता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली का नाम भी दिया जाता है। किस वजह से? वो मैंने आपको बताया कि इसमें अपना इसका डीएनए और राइबोसोम होता है, इसके पास अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है ठीक है। तो इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली का नाम भी दिया जाता है। इंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनेली है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल से ये बना है ठीक है। जब हम हाइपोथेसिस पढ़ते हैं फॉर द एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इनटू द यूकैरियोटिक, तो वहाँ दो हाइपोथेसिस है, एक इंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस, दूसरा सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। तो वहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दीज आर एक्चुअली इंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनेलीज। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो इसे देखा गया एज अ ग्रेन्यूल मसल सेल के अंदर कब? 1850 में। और हमारे पास ऑल्टमैन ने 1890 के अंदर इस माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया बायोब्लास्ट का। और जो फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया वो किसने किया था? सी बेंडा ने 1898 में। ये एमसीक्यूज याद रखने आपने। अच्छा, अब एक सेल के अंदर जितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ऑल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल, उन तमाम माइटोकॉन्ड्रिया को कलेक्टिवली आप एक नाम देते हैं जिसका नाम क्या है? कॉन्ड्रियोम। क्लियर है बेटा ये बात। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, देखें इसके अंदर इन्वेल्प होता है, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और एक इनर। अगर आप आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें तो बाकी जो चीज़ रह जाती है उसे कहते हैं माइटोप्लास्ट ठीक है। तो ये दो टर्म्स हैं, एक कॉन्ड्रियोम, कलेक्टिवली तमाम माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोम का नाम देते हैं। माइटोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन उसकी आउटर मेम्ब्रेन को आप क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। अब नेक्स्ट ये देखें स्ट्रक्चर है इसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके इन्वेल्प को। ये देखें, ये सबसे पहले ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये आपको नजर आ रही है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो स्पेस है इसे आउटर कंपार्टमेंट का नाम भी देते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का भी नाम देते हैं। अब देखिए, जो इनर मेम्ब्रेन, आउटर जो मेम्ब्रेन है वो तो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में देखें ये कन्वर्जन्स नजर आ रही है, फोल्ड्स नजर आ रहे हैं ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन को नाम देते हैं क्रिस्टी का ठीक है। और इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये हमारे पास है इनर कंपार्टमेंट या जिसे मैट्रिक्स भी कहते हैं ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ठीक है। दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनर कंपार्टमेंट भी इसी का नाम है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, ये सेम चीज़ें हैं। इसके अंदर आपको नज़र क्या क्या आ रहा है? एक तो देखिए इसके अंदर इसके अपने राइबोसोम्स हैं ठीक है, और साथ ही ये देखें हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? डीएनए ठीक है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पड़ा हुआ है। जैसे डीएनए हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर होते हैं वैसे इसके अंदर है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये बैक्टीरिया से ड्राइव है ठीक है, इंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस के थ्रू। तो इसका अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, तो ये हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। साथ ही देखिए कुछ आपको ये पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, F0 पोर्शन और F0 पोर्शन, मतलब ये F0 F1 पार्टिकल्स का नाम भी देते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल का भी नाम देते हैं और ऑक्सीसोम का नाम भी देते हैं। या इससे आप सिंपली कह सकते हैं एटीपी सिंथेटेज। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ना, तो ये एटीपी सिंथेटेज क्या बनवाते हैं? एटीपी बनवाते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इनको मजीद हम देखते हैं। अगर देखें इसके साइज़ को देखें ठीक है, तो इनके जो साइज़ और नंबर है ये डिपेंड करता है किस पर? सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। देखिए आप जिम के अंदर जाते हैं ठीक है, आपके मसल्स जो हैं ठीक है उनकी हाइपरट्रॉफी होती है, मसल साइज़ बढ़ जाता है, तो वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप जिम नहीं करते, आपकी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करते, दोबारा मसल एट्रोफी हो जाती है, मसल साइज कम हो जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी क्या हो जाएगी? कम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और नंबर डिपेंड करता है कि सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो कितनी है।
अच्छा, मैंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में इनका अपना डीएनए और राइबोसोम है, तो इसलिए अपनी प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर सकते हैं और खुद को रेप्लिकेट भी करवा सकते हैं। जब आप इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इनकी शेप कैसे नजर आएगी, वेजिकल, रॉड और फिलामेंट। और जब आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इसके गिर्द दो मेम्ब्रेन्स नजर आएंगी, एक स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है जो कि इनफोल्डिंग बनाती है, जिसका नाम है क्रिस्टी, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स नजर आएगा, ठीक, और इसकी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी नजर आएगी अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जो इनर सरफेस है क्रिस्टी की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, वहाँ आपको नोब लाइक स्ट्रक्चर नजर आती हैं, जिसे आप F0 F1 पार्टिकल्स का नाम देते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का नाम देते हैं, या ऑक्सीसोम्स का नाम देते हैं, या आप उन्हें जस्ट एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये एटीपी बनवाते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, वो क्रिस्टी के ऊपर होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर फंक्शन की बात करें, ठीक है, द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई एनर्जी टू द सेल। आपको पता है कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होती है, पायरुवेट बनता है, पायरुवेट की डिकार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है, तो एसिटल कोएंजाइम ए बन जाता है, एसिटल कोएंजाइम ए, ठीक है, इंटर होते हैं क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में NADH FADH बनता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पर चेन पर जाते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलते हैं और वहाँ पर हमारे पास क्या होती है, फास्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एनर्जी बनाता है, तो इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अच्छा, एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, ये बहुत सारे कैटाबोलिक प्रोसेसेस को कैटलाइज करने में हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक दैट क्रेब्स साइकिल हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन चल रही है इसके अंदर, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो दिस प्रोसेस, इन प्रोसेस के जरिए आप ऑर्गेनिक फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। एनर्जी रिच जो कंपाउंड है, एनर्जी करेंसी है सेल की, जो कि प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, ठीक है, जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ADP रीजनरेटेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द ATP। वो मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है तो फास्फोराइलेशन हो जाती है, ठीक है, ADP कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, ATP के अंदर। और फिर मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन को जो लास्ट स्टेप होते हैं, जिसके अंदर दो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स आपस में फ्यूज होकर सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वो भी कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास प्लास्टिड्स हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आपके पास डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली था, प्लास्टिड्स भी क्या है, दीज आर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, ठीक है। इनके अंदर आमतौर पर कोई ना कोई पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज हैं जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, जिन्हें आप प्लास्टिड्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और ये प्लास्टिड्स जस्ट प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब देखिए, ये प्लास्टिड में जो पहले प्लास्टिड की तीन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट है। तो उसकी जो पहली फॉर्म है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसको मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरो मैंने कहा था इन्वेल्प होता है, आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन। फिर ये इसका क्या, स्ट्रोमा, ठीक है, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर देखें आपको क्या नजर आ रही हैं, थैलाकाइड्स, बहुत सारी थैलाकाइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक होकर, ठीक है, क्या बनाते हैं, देखिए ये जो स्टैक ऑफ थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स हैं, इसे आप नाम देते हैं ग्रेनम का। तो ये बहुत सारे ग्रेनम पड़े हैं, एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जो चीज़ कनेक्ट करती है उसे स्ट्रोमा लैमी या इंटर ग्रेनम का नाम देते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा लैमिलाई भी सेम नाम है, ठीक है, ये इसे इंटर ग्रेनम का नाम भी देंगे। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो स्पेस रह जाती है, दिस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। तो और ये देखें, जब आप थैलाकाइड मेम्ब्रेन को काटेंगे तो ये उसका थैलाकाइड इंटीरियर स्पेस या उसका ल्यूमेन नजर आएगा, ठीक है। और इस स्ट्रोमा से इसको जो थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स होती हैं सेपरेट कर रही होती हैं, और इसी थैलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, आपको क्या नजर आएंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और इसके अलावा दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी यहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन कहाँ होना होता है, थैलाकाइड मेम्ब्रेन या ग्रेनम के ऊपर। अब नेक्स्ट देखें, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वेरी इन देयर शेप एंड साइज विद द डायमीटर ऑफ 4 to 6 माइक्रोमीटर। क्लोरोप्लास्ट, हर क्लोरोप्लास्ट की जो शेप और साइज वो वेरी करता है, और ऑलमोस्ट इसका डायमीटर कितना होता है, 4 से 6 माइक्रोमीटर होता है। जब आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको ये हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर नजर आते हैं, मतलब छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, जिन्हें आप ग्रेना कहते हैं, जो कि मैट्रिक्स के अंदर इम्बेडेड होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको क्या चीज़ नजर आएगी, इन्वेल्प नजर आएगा, स्ट्रोमा नजर आएगा और थैलाकाइड्स नजर आएंगी। अच्छा, इन्वेल्प क्या होता है, दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के दरमियान इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। अच्छा, स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा कवर्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट,
कि ज़्यादा जो क्लोरोप्लास्ट का वॉल्यूम स्ट्रोमा ने कवर किया वो ये इसका साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर होते क्या क्या हैं, अब आपको पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, इसका भी अपना डीएनए अपना राइबोसोम है, तो ये प्रोटीन बनवाता है, ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, और स्ट्रोमा के अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन, मतलब कि डार्क रिएक्शन। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है टू मैन्युफैक्चर द शुगर। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा के अंदर, ये हम बायोएनर्जेटिक्स में भी डिस्कस करेंगे। एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड हियर, प्रोटीन क्यों सिंथेसाइज होती है, क्योंकि इसका अपना डीएनए और राइबोसोम है। अब थैलाकाइड्स की बात करें तो ये फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं जो कि खुद को अरेंज कर लेते हैं और क्या बनाती हैं, ग्रेना, और ग्रेना को कनेक्ट कौन करते हैं, इंटरग्रेना। अब ग्रेना क्या, बेसिकली दीज आर पाइल्स ऑफ थैलाकाइड स्टैक्स, ठीक है, थैलाकाइड स्टैक ऑन ईच अदर लाइक पॉइंट, जिस तरफ सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं तो वो थैलाकाइड स्टैक बन जाएगा, ठीक है, गुच्छा बन जाएगा थैलाकाइड्स का, जिसे आप क्या नाम देंगे, ग्रेनम का, ठीक है। और आमतौर पर कितनी थैलाकाइड्स पाइल होकर वन ग्रेनम को बनाते हैं, 50 और मोर थैलाकाइड्स पाइल टू फॉर्म वन ग्रेनम, ठीक है। और इन लेयर्स पर, ठीक है, क्या मौजूद होते हैं, मतलब थैलाकाइड मेम्ब्रेन पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए उनका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। और जो इंटरग्रेना है ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होगा, नॉन ग्रीन पार्ट, जो कि क्या करता है, ग्रेना को, एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से इंटरकनेक्ट करता है। अब जो मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्रेना ये साइट्स हैं जहां पर सन लाइट को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, और क्या बनाई जाती है, एटीपी। इस प्रोसेस को कहते हैं लाइट रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो या तो होगा थैलाकाइड मेम्ब्रेन पर ऑप्शन, या होगा मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्रेना। तो आपने याद रखना है कि लाइट रिएक्शन टेक प्लेस ऑन थैलाकाइड मेम्ब्रेन, जहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और जो डार्क रिएक्शन है, ठीक है, जो कैल्विन साइकिल है, वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा के अंदर। क्लियर है। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट के सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमो का मतलब होता है कलर अदर देन ग्रीन। तो ऐसे प्लास्टेड जिनके अंदर हमारे पास कलर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अदर देन ग्रीन, ठीक है, उसे आप नाम देते हैं हमारे पास क्रोमोप्लास्ट का। तो दे इम्पार्ट कलर्स टू द प्लांट्स अदर देन ग्रीन। तो प्लांट्स का जो कलर, मतलब कि ग्रीन के अलावा जो भी कलर आपको नजर आता है, येलो नजर आता है, गोल्डन कलर नजर आता है, वो सारा किस वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और ये क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ होते हैं, फ्लावर के पेटल्स में, ठीक है, एंड इन द राइपेंड फ्रूट, ठीक है। तो जो पके हुए फ्रूट होते हैं वो भी आपको अदर देन ग्रीन नजर आते हैं, और जो फ्लावर के पेटल्स है वो येलो नजर आते हैं। तो ये सारा जो कलर है किस वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। अब इनका इंपोर्ट क्रोमोप्लास्ट की देखें, जितना खूबसूरत फूल होगा उतना उसकी तरफ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, पोलिनेशन होगी। और हमारे पास परिंदे वगैरह, अगर जैसे कि फ्रूट पका हुआ है और बहुत ज़्यादा कलरफुल है, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, तो परिंदे आएंगे, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे उसके सीड्स को, तो डिस्पर्सल ऑफ सीड हो जाएगी। तो क्रोमोप्लास्ट हेल्प करते हैं पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो जो ल्यूकोप्लास्ट है बेटा ये कलरलेस होती है, इनका कोई कलर नहीं होता। इनकी शेप क्या होती है, ट्रायंगुलर होती है, ट्यूबुलर या कोई और शेप हो सकती है। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब कि रूट्स के अंदर होंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अमाइलोप्लास्ट की, तो अमाइलोप्लास्ट टाइप है किसकी, ल्यूकोप्लास्ट की, जो क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च। अलायोप्लास्ट भी ल्यूकोप्लास्ट की टाइप है जो क्या स्टोर करेगी, लिपिड्स को। और प्रोटीनोप्लास्ट है जिसे अलीरोप्लास्ट भी कहते हैं, ये किस चीज़ को स्टोर करती है, प्रोटीन की। तो प्रोटीन की स्टोरेज होती है यहाँ। तो अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट लिपिड्स, प्रोटीनोप्लास्ट और अलीरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, प्रोटीन। तो दीज आर टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तो अगर हमारे पास प्लास्टेड के अंदर ग्रीन पिगमेंट है तो वो क्लोरोप्लास्ट है, अदर देन ग्रीन है तो क्रोमोप्लास्ट, और अगर कोई कलर नहीं है तो वो ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, इसे आप ब्रेन ऑफ सेल का नाम भी देते हैं, क्योंकि सारी सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं दीज आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए है, जीन प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल का नाम भी देते हैं। अब ये नज़र का बात है, देखें जब अगर आप सेल साइकिल को देखेंगे तो उसकी दो फेजेज हैं, एक है डिवाइडिंग फेज, दूसरी है नॉन डिवाइडिंग फेज और इंटरफेज। तो जो इंटरफेज होती है उस वक्त नॉन डिवाइडिंग जो सेल्स होंगे, ठीक है, इंटरफेज के दौरान उसमें आप उसका न्यूक्लियस को देख सकते हैं। जब सेल डिवाइडिंग फेज या एम फेज में चला जाता है तो उसकी जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है वो डिसअपियर हो जाता है, तो आपको न्यूक्लियस नजर नहीं आता, क्रोमोसोम नजर आते हैं। तो आपने याद रखना है कि न्यूक्लियस आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग द नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल। अब एनिमल्स में अगर इसकी पोजीशन को देखें तो एनिमल में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस सेंटर में वजूद होता है, विद एक्सेप्शन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, क्योंकि स्केलेटल मसल जो सेल है उसमें हमारे पास बहुत सारे ओवल शेप न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जस्ट बीनीथ द सार्कोलेमा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल सेल। वो उसकी सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे होते हैं। वैसे आमतौर पर कहाँ होते हैं, सेंटर के अंदर।
प्लांट सेल्स की बात करें तो वहाँ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से इसको पुश कर दिया जाता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ठीक है, तो ये पेरिफेरल पोजीशन में होता है। अब इनकी शेप देखें तो इरेगुलर भी होती हैं, स्फेरिकल इन शेप भी हो सकते हैं। कुछ सेल ऐसे हैं जिनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, मोनोन्यूक्लिएटेड सेल का नाम देते हैं, 2 हों तो बाइन्यूक्लिएटेड, और अगर मोर देन 2 हों तो उन सेल्स को नाम देते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का। अब ये देखें इसकी डायग्राम, अब देखें ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, फिर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियर इन्वेल्प को बनाती है। इस न्यूक्लियर इन्वेल्प में देखिए आपको न्यूक्लियर पोर्स नजर आते हैं, ठीक, डिस्कस करेंगे। और ये उसका क्या, दिस इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोप्लाज्म का नाम भी देती हैं, लिम्फ का नाम भी देती हैं। इसके अंदर नजर क्या आ रहा है आपको, दिस इज अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी जिसका नाम है न्यूक्लियस, और साथ में आपको ये क्रोमैटिन मटेरियल नजर आ रहा है। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यू हो जाती है, हमने पढ़ा हुआ है एज अ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ भी देख लें कि आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेल्प है, और ये उसके न्यूक्लियर पोर्स हैं, और आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू हो रही है किसके तौर पर, एज अ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंदर देखें तो न्यूक्लियस नजर आ रहा है, दिस इज अ क्रोमैटिन मटेरियल, और ये उसका न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ है। क्लियर है बेटा ये बात? चलें, और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन उसके साथ देखें राइबोसोम भी अटैच है। अगर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखें तो हमने कहा है कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर इन्वेल्प है, न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो उसका है, क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन मटेरियल। तो ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं, न्यूक्लियर इन्वेल्प, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, एंड क्रोमोसोम और क्रोमैटिन मटेरियल। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर इन्वेल्प का, जो कि सेपरेट करता है न्यूक्लियर मटेरियल को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब ये डबल लेयर्ड है, आउटर लेयर जो है विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो इनर लेयर है वो इनक्लोज करती है कि इसको न्यूक्लियर कंटेंट को, न्यूक्लियोप्लाज्म को। और इन मेम्ब्रेन्स में हमने देखा है, ठीक है, कि इन मेम्ब्रेन्स का जो स्ट्रक्चर देखें तो वैसे ही जैसे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के तहत सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद आप इसको न्यूक्लियर इन्वेल्प में क्या नजर आते हैं, न्यूक्लियर पोर्स नजर आते हैं। अब न्यूक्लियर पोर्स बनते कब हैं, जब आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज। तो कुछ पॉइंट्स पर, ठीक है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यू हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, ठीक है, और क्या बनाती है, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसका नाम है न्यूक्लियोपोरेंस, ठीक है। तो आप पिछले डायग्राम में देखें तो ये आपके पास देखें, दीज आर न्यूक्लियोपोरेंस जो कि न्यूक्लियर पोर्स को बना रही हैं, ठीक है, न्यूक्लियोपोरेंट प्रोटीन्स हैं ये बेटा। क्लियर है ये बात? चले, तो न्यूक्लियोपोरेंट न्यूक्लियर पोर्स को बनती है, ठीक है। अब ये किसका काम करते हैं, अगर किसी चीज़ ने साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आना है तो वो किसके थ्रू आएगी, न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू आएगी, ठीक है। दे एक्ट एज अ गेटवे फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद द साइटोप्लाज्म। तो ये जो ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंसेस है दैट आर गोइंग टू पास बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, इनको कौन कंट्रोल करते हैं, न्यूक्लियर पोर्स करते हैं। अब ये न्यूक्लियर पोर की जो तादाद है, ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, डिफरेंट होती है हर एक सेल के अंदर कि वो सेल डिफरेंशिएटेड है या अनडिफरेंशिएटेड है। तो अगर तो अनडिफरेंशिएटेड सेल है जैसे कि एग है तो उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज़्यादा हो रही होती हैं, तो उनके अंदर न्यूक्लियर पोर्स भी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एग के अंदर 30,000 पोर्स होते हैं पर न्यूक्लियस। और अगर हम बात करें मैच्योर सेल जिस तरह आरबीसी एरिथ्रोसाइट है जो कि एक वेल डिफरेंशिएटेड सेल है, इसके अंदर जस्ट हमारे पास कितने पोर्स होते हैं, 3 to 4 पोर्स होते हैं पर न्यूक्लियस। ये एमसीक्यूज आते हैं बेटा। अब ये देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स को दिखाया गया, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन और बाहर ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन यहाँ फ्यूज हो गई और ये डिसकंटिन्यू हो गई हैं, ठीक, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोपोरेंट प्रोटीन आ गई है, तो जिसने क्या बनाया, ये न्यूक्लियर पोर बनाया है। क्लियर होगी ये बात? और देखें आउटर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, क्या अटैच है, राइबोसोम्स अटैच हैं। अच्छा, अगर नेक्स्ट बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे भी कह सकते हैं आप। इसे कैरियोप्लाज्म का नाम भी दे सकते हैं, आप इसे कैरियोलिम्फ का नाम भी दे सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, दैट इज इनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेल्प। अच्छा, इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होती है, मैग्नीशियम आयन होता है, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए, राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए। एंजाइम्स होंगे कौन कौन से, जैसे कि डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। अच्छा, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको डार्कली स्टेन्ड बॉडी नजर आती है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियोलस है, दिस इज अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब कि न्यूक्लियोलस के अंदर ये प्रेजेंट होता है, इसे सब ऑर्गेनेली भी कह सकते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस होता है, कोई बाउंड्री नहीं होती बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये पड़ा हुआ होता है, डार्कली स्टेन्ड बॉडी है विद इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियोलाई एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। अब न्यूक्लियोलस बनते कैसे हैं, क्रोमोसोम के ऊपर एक तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं,
तो क्रोमोसोम के ऊपर एक तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगी जिसे आप सेंट्रोमियर कहते हैं, वहाँ पर किनेटोकोर रीजन होता है, किनेटोकोर प्रोटीन होती है जो कि किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करवाती है और क्रोमोसोम्स को, ठीक है, हेल्प करती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट हमारे पास कोई और कंस्ट्रक्शन हो तो उसे कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, उसे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं, NOR, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो न्यूक्लियर जो ऑर्गेनाइजर रीजन है वो जब सेल जाता है ना डिवाइडिंग से नॉन डिवाइडिंग फेज में और न्यूक्लियस बन जाता है, क्रोमैटिन मटेरियल बन जाता है, तो उस वक्त ये हमारे पास जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस कहाँ से बनते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन के थ्रू, मतलब कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से बनते हैं। तो ये इसकी तादाद एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। और ये न्यूक्लियस कब नजर आएगा, जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा, मतलब कि इंटर फेज में होगा। और डिसअपियर कब हो जाएगा न्यूक्लियस, जब सेल डिवाइड कर रहा होगा ड्यूरिंग द डिवीजन। अब देखिए यहाँ पर RNA, राइबोसोमल RNA सिंथेसाइज होता है और इसके अंदर स्टोर होता है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस इज द राइबोसोम मशीन और राइबोसोम फैक्ट्री। सारे के सारे राइबोसोम न्यूक्लियस में स्टोर होते हैं, तो राइबोसोमल RNA भी यहाँ स्टोर होगा। न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन, न्यूक्लियस के 2 रीजन, एक पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया है जिसके अंदर राइबोसोमल प्रिकर्सर होते हैं, ठीक है, राइबोसोमल सब यूनिट्स को बनाने वाले प्रिकर्सर्स कहाँ होंगे, पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया के अंदर। और दूसरा होता है सेंट्रल फिब्रल एरिया जिसके अंदर राइबोसोमल RNA और लार्ज राइबोसोमल DNA प्रेजेंट होता है। तो पेरिफेरल रीजन के अंदर, जिससे पेरिफेरल कौन सा एरिया, ग्रैनुलर, यहाँ पर राइबोसोमल सब यूनिट्स नजर आएंगे। और जो सेंट्रल फिब्रल एरिया, यहाँ पर आपको राइबोसोमल RNA और राइबोसोमल DNA मिलेगा। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस इज अ फैक्ट्री फॉर द राइबोसोम सिंथेसिस, ठीक है। तो ये राइबोसोम फैक्ट्री है क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमैटिड या क्रोमोसोम। देखें, जब अगर हम सेल साइकिल को देखते हैं, ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि सेल साइकिल में 2 फेजेस हैं, नॉन डिवाइडिंग मतलब इंटरफेज और डिवाइडिंग मतलब एम फेज। हमने कहा था न्यूक्लियस कब नजर आएगा, ड्यूरिंग द नॉन डिवाइडिंग फेज। तो जब न्यूक्लियस नजर आता है तो न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, और जब न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है ड्यूरिंग द डिवाइडिंग फेज, ड्यूरिंग द एम फेज, तो हमारे पास जब न्यूक्लियस खत्म हो गया, डिसअपेयर हो गया, तो क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर, फोल्ड होकर क्या बनाती हैं, क्रोमोसोम को बनाती हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम कब नजर आते हैं, जब सेल कौन सी फेज में, ड्यूरिंग द डिवाइडिंग फेज। ईच क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कब बनते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो क्रोमैटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम को बनाती हैं। अब हर क्रोमोसोम के अगर केमिकल कंपोजिशन को देखें तो इसके अंदर एक तो DNA होता है और दूसरे इसके अंदर प्रोटीन, मोस्टली कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो क्रोमोसोम्स में हमारे पास इसे आप राइबोन्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन पार्टिकल्स भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम में एक DNA और दूसरा क्या है, प्रोटीन है। अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसमें आपको इसकी आर्म्स नजर आएंगी, क्रोमेटिड्स नजर आएंगे, ठीक, और ये क्रोमेटिड्स अटैच होती है कहाँ पर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पर, जिसका नाम है सेंट्रोमियर, ठीक है। ये वो सेंट्रोमियर जगह होती है जहाँ स्पिंडल फाइबर, किनेटोकोर फाइबर्स आकर अटैच होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब सेंट्रोमियर क्या है, दिस इज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इज द प्लेस ऑन द क्रोमोसोम। और यहाँ पर किनेटोकोर एक प्लेस है, ठीक है, सेंट्रोमियर पर, जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स आकर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। क्लियर है। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। और सेंट्रोमियर पर हमारे पास एक रीजन होते हैं जिसे किनेटोकोर प्रोटीन बनाती है, उसे कहते हैं किनेटोकोर रीजन। तो यहाँ जो किनेटोकोर रीजन होते हैं इसके साथ किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होते हैं ताकि सेल को क्या किया जा सके, डिवाइड किया जा सके। अच्छा, नेक्स्ट बात देखें, हमारे पास क्रोमोसोम नंबर इन डिफरेंट स्पीशीज। तो देखें हमारे पास जो सोमैटिक सेल हैं, बॉडी सेल्स, उनके अंदर तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन आपके पास जो हमारे पास गैमीट्स होती हैं जैसे कि स्पर्म या एग, उनके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। अब पहले स्पीशीज देख लेते हैं। इंसान में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 46, ठीक है, मतलब 23 पेयर्स होंगे। और हैप्लॉइड कितने हो जाएंगे, 23। जो चिंपैंजी है उसके अंदर 48 टोटल क्रोमोसोम्स हैं। अगर हैप्लॉइड की बात करें तो 24 हो जाएंगे। ओनियन में 16 टोटल क्रोमोसोम्स हैं, हैप्लॉइड की बात करें तो 8। गोल्डन पी में 14, हैप्लॉइड 7 हो जाएंगे। फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के अंदर 13 पेयर है, मतलब 26 क्रोमोसोम्स हैं। अगर उसके गैमीट की बात करें तो उसके अंदर 13 होंगे। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 8, 4 पेयर्स। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। पोटैटो में भी 48 क्रोमोसोम्स होती हैं, मतलब कि 24 पेयर्स होती हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 24, मतलब हैप्लॉइड। पिजन में हमारे पास टोटल क्रोमोसोम में 80, हाफ कितने हो जाएंगे, 40। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट स्पीशीज। सोमैटिक सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। जर्मलाइन सेल गैमीट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं थ्रू द मियोसिस। अच्छा, फंक्शन क्या है देखें। ब्रेन, हमने ब्रेन ऑफ द सेल कहा न्यूक्लियस को, क्योंकि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है और सारी की सारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेल की है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर होगी बेटे ये बात।
अब नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन है बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक सेल वो होता है जिसके अंदर बेटा प्रोमिनेंट कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डिफरेंस को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं न्यूक्लियस की बेस पे। प्रोक्रियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर डीएनए की बात करें तो प्रोक्रियोटिक सेल में सब मर्ज्ड होता है डीएनए किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इसकी लोकेशन। और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। टाइप ऑफ डीएनए की बात करें तो प्रोक्रियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए होता है जिसे आप नाम देते हैं न्यूक्लियाइड का, ठीक है, एज अ न्यूक्लियाइड ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस। फिर अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो प्रोक्रियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं। राइबोसोम्स की बात करें तो स्मॉल साइज्ड होते हैं, 70s राइबोसोम होते हैं बैक्टीरिया में, जिसमें लार्जर सब यूनिट 50s और स्मॉलर सब यूनिट 30s, ये हमने पढ़ा हुआ है। और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम में लार्जर होगा, ठीक है, साइज कितना होगा 80s, लार्जर सब यूनिट 60s और स्मॉलर सब यूनिट 40s होगा। साइटोस्केलेटन की बात करें तो प्रोक्रियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सेल वॉल, अब देखें सेल वॉल की जो केमिकल कंपोजिशन है वो प्रोक्रियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट है। प्रोक्रियोटिक सेल या बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसे म्यूरिन या सैकुलस का नाम देते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो एमडी कैट हुआ था उसके अंदर हमारे पास ये एमसीक्यूज आया था कि हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल वॉल इज आल्सो नोन एज, उसका नाम है म्यूरिन या ओवरऑल इसे नाम देते हैं सैकुलस का। और यूकैरियोटिक सेल वॉल की बात करें तो प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है और फंजाई की सेल वॉल में क्या हो गई, काइटन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन, प्रोक्रियोटिक की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके अंदर स्टीरोल्स एब्सेंट होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन की बात करें तो बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं थ्रू द बाइंडरी फिशन, और जो आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं या तो वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं या मियोसिस के थ्रू। हिस्टोन्स प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन्स प्रोटीन्स प्रोक्रियोटिक सेल में एब्सेंट है, तो इसलिए उसके डीएनए को हम फॉल्स क्रोमोसोम का तो नाम देते हैं। हम कहते हैं कि एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, तो मतलब एक क्रोमोसोम में हैप्लाइड है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या हैप्लाइड है, एक क्रोमोसोम है, लेकिन वो क्रोमोसोम ट्रू नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। और ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है, तो इसलिए हम उसके क्रोमोसोम को क्या नाम देंगे, उसके क्रोमोसोम को हम नाम देंगे हमारे पास ट्रू क्रोमोसोम्स का। फिर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फ्लैजेला, ठीक है, जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला है बेटा दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिनल प्रोटीन, और हमारे पास यूकैरियोटिक जो फ्लैजेला है दैट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। फिर हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, प्रोक्रियोटिक सेल में बैक्टीरियल सेल है, सेल्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, और हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में प्लांट, एनिमल, ठीक है, ये सारे हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं। थैंक यू बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक था सेल बायोलॉजी वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।